आज इस वीडियो में हम चैप्टर 961 से 970 तक को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां पिछले चैप्टर में द फूल यानी क्लाइन ने अचानक एक गहरी आह भरी थी और कहा था कि परिणाम स्वरूप समय बदल गया है। ये सुनकर टेरो क्लब के सभी सदस्य, जिनमें नए आए लेनर्ड और शिव भी शामिल थे, एकदम सतर्क हो गए थे। एल्जर ने अभी अभी बताया था कि इंस जैंगविल, वो गद्दार जिसने क्लाइन और कैप्टन डन की टीम को बर्बाद किया था, मारा जा चुका है और उसके पास मौजूद सील्ड आर्टिफैक्ट 008 गायब है। माहौल में एक भारी सन्नाटा था जिसे द फूल के अगले वाक्य ने तोड़ दिया। यहां से चैप्टर 961 वार्निंग बाय इन्फॉर्मिंग शुरू होता है। द फूल ने अपनी भारी और रहस्यमयी आवाज में एक ऐसा वाक्य कहा जिसने वहां मौजूद हर सदस्य की रूह कपा दी। उन्होंने कहा, एडम देवता बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। ये सुनने में एक साधारण वाक्य लग सकता था, लेकिन टेरो क्लब के सदस्यों के लिए ये किसी सुनामी से कम नहीं था। लेनर्ड को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को द मैजिशियन या दूसरों के जरिए ये पता था कि एडम कौन है। वो एंशिएंट सन गॉड का बेटा है, सिटी ऑफ सिल्वर के रचयिता का पुत्र है और सबसे खौफनाक बात, वो ब्लास्फेमर अमोन का भाई है। उसे उन 8 पौराणिक किंग्स ऑफ एंजल्स में गिना जाता है जो महाप्रलय यानी कैटेक्लिज्म के पहले भी मौजूद थे। ये जानकर कि ऐसा पौराणिक प्राणी न सिर्फ आज भी जिंदा है, बल्कि अब एक सच्चा देवता, ट्रू गॉड बनने वाला है, सबकी हवाइयां उड़ गईं। एल्जर विल्सन का दिमाग सबसे तेजी से दौड़ने लगा। उसने द फूल की आह का मतलब तुरंत समझ लिया। अगर मिस्टर फूल जैसा महान अस्तित्व आह भर रहा है, तो इसका मतलब है कि एडम अब सीक्वेंस 0 यानी ईश्वरीय सिंहासन से बस एक कदम दूर है। एल्जर को इतिहास का अच्छा ज्ञान था। वो जानता था कि 5th ईपॉक के पिछले 1300 सालों में कोई नया देवता पैदा नहीं हुआ है। आखिरी बार कोई सीक्वेंस 0 बना था तो वो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी थे, और वो भी 4th ईपॉक के अंत में। एक ऐसे युग में जहां देवताओं का धरती पर आना बंद हो चुका है, वहां एक नए देवता का जन्म होना अकल्पनीय था। एल्जर, जो खुद को बहुत महत्वाकांक्षी मानता था और सीक्वेंस 2 एंजल बनने का सपना देखता था, इस खबर से अंदर तक हिल गया। उसे महसूस हुआ कि दुनिया सच में बदलने वाली है। कैटेलिया द हर्मिट भी ख्यालों में खो गई थी। वो खुद डेमीगॉड सीक्वेंस 4 बनने की तैयारी कर रही थी और अपनी तरक्की पर खुश थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि एक सच्चा देवता जन्म लेने वाला है, तो उसकी ताकत बहुत तुच्छ लगने लगी। उसे द फूल की बात समझ आ गई कि समय बदल गया है। फॉर्स, शिव और एमलिन जैसे सदस्य, जो लोवेन किंगडम के संभ्रांत वर्ग या सैंग्विन समाज में रहते थे, उनके लिए तो ये और भी डरावना था। वे बचपन से 7 देवताओं 7 ऑर्थोडॉक्स डेटीज की पूजा करते आए थे। उनके लिए तो ये सोचना भी पाप जैसा था कि कोई नया देवता बन सकता है। लेकिन डेरेक अलग था। वो डरा नहीं बल्कि उत्साहित था। सिटी ऑफ सिल्वर के अंधकार और श्राप को मिटाने के लिए उसे हमेशा से लगता था कि सिर्फ एक सीक्वेंस 0 ही उन्हें बचा सकता है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वहीं लेनर्ड की हालत खराब थी। उसे एडम के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन देवता बनने वाला है सुनकर उसने कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि इंस जैंगविल की मौत के बाद वहां एक साधारण सा पादरी आया था जिसने जमीन से 008 यानी वो जादुई कलम उठाई थी। लेनर्ड समझ गया कि वो पादरी कोई और नहीं बल्कि एडम था। लेनर्ड के शरीर के अंदर मौजूद पहले जोरोवास्त, एक एंजल, हमेशा अमोन से डरते थे। जब लेनर्ड ने सुना कि एडम और अमोन भाई हैं, तो वो डर के मारे अपनी कुर्सी पर लगभग उछल ही पड़ा। उसे लगा कि मुसीबत दुगनी हो गई है। तभी द वर्ल्ड ने गहमन स्पैरो ने चुप्पी तोड़ी और एडम की पहचान पर मुहर लगाई। उसने अपनी डरावनी और भारी आवाज में कहा कि एडम प्राचीन सूर्य देवता का बेटा है और अमोन का भाई है। वो एंजल ऑफ इमेजिनेशन है। ऑड्री ने तुरंत कनेक्ट किया कि इमेजिनेशन का मतलब है कि एडम स्पेक्टेटर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स हैं, वही रास्ता जिस पर ऑड्री खुद चल रही है। द वर्ल्ड ने आगे बताया कि एडम ने इंस जैंगविल को इसलिए निशाना बनाया ताकि उसे 008 हासिल हो सके। देवता बनने के लिए उसे इसकी कमी खल रही थी और अब उसका प्लान सफल हो गया है। एल्जर ने थोड़ा संकोच करते हुए द वर्ल्ड से पूछा कि ऐसा लगता है कि तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इस पर गहमन स्पैरो ने अपनी वही खौफनाक हंसी हंसी और बिना किसी परवाह के जवाब दिया कि इंस जैंगविल की हत्या मैंने और मेरे साथी ने की थी। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने कमरे में सन्नाटा फैला दिया। कैटेलिया का दिमाग सुन्न हो गया। वो गहमन को जानती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक सीक्वेंस 4 डेमी गॉड इंस जैंगविल को मार गिराएगा, जिसके पास 008 जैसा खतरनाक हथियार था। ऑड्री ने गहमन के आत्मविश्वास को भांप लिया और वो सवाल जो सबके मन में था पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप डेमी गॉड बन चुके हैं? द वर्ल्ड ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए ऐसा कहा जिससे सब साफ हो गया, भविष्य में आप लोग डेमी गॉड से जुड़े मामले या मिशन मुझे सौंप सकते हैं। ये एक परोक्ष पुष्टि थी। गहमन स्पैरो अब आधिकारिक तौर पर एक सच्चा सीक्वेंस 4 डेमी गॉड बन चुका था। कैटेलिया को सबसे बड़ा झटका लगा। वो जानती थी कि गहमन को समुद्र में आए मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मुकाम तक पहुंचने में उसे 7-8 साल लग गए, गहमन ने वो सफ़र महीनों में तय कर लिया। ये उसकी दुनिया की समझ से परे था।
ऑड्री ने अब गहमन की मानसिक स्थिति को समझा जो उसने थेरेपी के दौरान महसूस की थी। उसे लगा कि डेमीगॉड बनने के बाद जो डिविनिटी मिलती है उससे इंसानियत खोने का खतरा होता है, शायद इसीलिए मिस्टर वर्ल्ड इतने उदास थे। इसके अलावा डेमीगॉड बनने के बाद उनकी यादें और साफ हुई होंगी और उन्हें एहसास हुआ होगा कि वो अपने परिवार और घर से हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। उन्हें उन पर दया आई, लेकिन साथ ही ईर्ष्या भी हुई कि मिस्टर फूल का ब्लेस्ड होने के कारण वे इतनी जल्दी तरक्की कर रहे हैं। अंत में एल्जर, जो हमेशा हर चीज में साजिश और मतलब ढूंढता है, एक गहरा निष्कर्ष निकाला। उसने सोचा कि गहमन स्पैरो, जो मिस्टर फूल का खास आदमी है, उस लड़ाई में शामिल था जहां एडम को 008 मिला। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। एल्जर ने मन ही मन सोचा कि ये जरूर मिस्टर फूल और एडम के बीच का कोई गुप्त समझौता है। दो महान हस्तियां जो प्रलय के पहले की हैं, एक जाग रहा है द फूल और दूसरा देवता बन रहा है एडम। इन दोनों ने मिलकर ये खेल रचा है। एल्जर ने डरते हुए मिस्टर फूल की कुर्सी की तरफ कनखियों से देखा और सोचा कि अगर एडम को 008 मिला तो इस सौदे में मिस्टर फूल को क्या फायदा हुआ होगा। ये रहा चैप्टर 962, बीइंग नोन। मीटिंग के दौरान एल्गर विल्सन द हैंग्ड मैन ने अचानक महसूस किया कि मिस्टर फूल पहले से कुछ अलग लग रहे हैं। पहले वे सिर्फ दूर और रहस्यमयी लगते थे, जैसे वो ऊपर से सब देख रहे हों, लेकिन आज वो उस पूरी जगह और ग्रे फॉग धुंध के साथ एक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस पूरी दुनिया के सर्वोच्च शासक हैं और अपनी शक्ति के शिखर पर हैं। एल्गर की नज़र मेज पर रखे तीसरे कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, रेड प्रीस्ट कार्ड पर पड़ी। ये देखते ही उसकी सारी शंकाएं यकीन में बदल गईं। उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाला, ये पक्का है, मिस्टर फूल और एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम ने मिलकर इंस जैंगविल को मारने की योजना बनाई थी। इस समझौते में एडम को 008 मिला, जिससे वह देवता बनने के करीब पहुंचा, और मिस्टर फूल को यह कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी मिला और उनकी खोई हुई ताकत वापस आई। इसीलिए मिस्टर फूल ने कहा था कि समय बदल गया है। एल्गर ने मिस्टर फूल की तरफ आदर और डर से देखा। बाकी सदस्यों ने भी एल्गर की नज़र का पीछा किया और धीरे धीरे उन्हें भी समझ आने लगा कि मिस्टर वर्ल्ड गमन, जो अभी नया नया डेमीगॉड बना है, वह इस बड़े खेल में मिस्टर फूल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऑड्री जस्टिस ने भी कड़ियां जोड़ी। नया कार्ड मिलना, मिस्टर वर्ल्ड की मानसिक स्थिति, उदासी और एडम का सफल होना, ये सब एक ही घटना के पहलू थे जो पिछले एक हफ्ते में घटी थीं। लेनर्ड स्टार को अब यकीन हो गया कि इंस जैंगविल का मामला प्रतिशोध से कहीं बढ़कर था। उसे लगा कि एडम जैसे शक्तिशाली प्राणी के शामिल होने की वजह से ही मिस्टर फूल ने हस्तक्षेप किया होगा। लेनर्ड ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि मिस्टर फूल के मकसद साफ हैं और वे अपने ब्लेसेड भक्तों को स्पष्ट मिशन देते हैं, जो उसके अंदर मौजूद पहले जोरोस्त ओल्ड मैन के रहस्यमयी तरीकों से बेहतर हैं, जिनके असली मकसद का कभी पता नहीं चलता। लेनर्ड को लगा कि मिस्टर फूल के लिए काम करना और अपना बदला लेना दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सन्नाटे को तोड़ते हुए द वर्ल्ड गमन ने चेतावनी दी, एडम ने शायद एक बहुत ही गुप्त संगठन बनाया है जो दुनिया की घटनाओं को पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहा है। कई बड़े और अनप्रत्याशित लोग इसके सदस्य हो सकते हैं। उसने आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताया, यहां से बाहर जाने के बाद एडम का नाम न तो बोलना न लिखना, उसके बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि उसकी एक खासियत है, एनी मेंशन ऑफ इट विल बी नोन। उसका जिक्र होते ही उसे पता चल जाएगा। जितना तुम उसके बारे में जानोगे उतना ही वह तुम्हारे बारे में जानेगा। ये 008 जैसा ही है। ये सुनते ही ऑड्री को ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर की याद आ गई, जिसका जिक्र उसने सम्राट की डायरी या मिस्टर फूल से पहले सुना था। वो समझ गई कि एडम ही उस संगठन का लीडर है जिसने ड्यूक नीगन की हत्या करवाई थी। एल्गर को भी एहसास हुआ कि जिस आदिम द्वीप पर वह और गरमन गए थे, वह भी एडम की साजिश का हिस्सा था, कि लैंगोस की मौत और उस द्वीप का गायब होना सब एडम की योजना थी। एल्गर को एक अजीब सी ईर्ष्या और चाहत महसूस हुई कि बड़े देवता कैसे अपनी चालें चलते हैं। चेतावनी सुनते ही फॉर्स वॉल्स का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि जब उसने शियो को टैरो क्लब के बारे में सामान्य जानकारी दी थी, तब उसने एडम का नाम लिया था। फॉर्स डर के मारे कांपने लगी और हकलाते हुए बोली, मैंने असली दुनिया में एडम का नाम लिया है। ये सुनकर शियो के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उनकी पीठ पर कोई जहरीला सांप रेंग रहा हो। उन्हें लगा कि अब वे एडम की नज़रों में आ चुकी हैं और उनकी जान खतरे में है। कैटेलिया ने उन्हें शांत किया। उसने कहा, चिंता मत करो, एडम और अमोन के नाम दुनिया में पूरी तरह से अज्ञात नहीं है। मैंने भी कई बार उनका नाम लिया है। जब तक तुम उनके किसी गहरे राज की बात नहीं करती, तब तक सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होगा। वह शायद एक पल के लिए तुम पर नजर डालेगा और फिर हटा लेगा। फोर्स ने डरते हुए पूछा, मैंने फोर्सेकन आइलैंड ऑफ द गॉड्स, अमोन और किंग ऑफ एंजल्स जैसी बातें कही थीं। क्या ये समस्या है? कैटेलिया ने सोचकर जवाब दिया,
तुम्हारे लेवल पर ऐसी बातें करना अजीब है, लेकिन अगर एडम ने जांच की तो उसे पता चलेगा कि तुम एब्राहम फैमिली फोर्स के टीचर के परिवार से जुड़ी हो। एब्राहम परिवार के पास ये जानकारी होना सामान्य है, इसलिए शायद एडम तुम्हें छोड़ दे। बस भविष्य में एब्राहम परिवार से जुड़े मामलों में सावधान रहना। फोर्स और शियो ने राहत की सांस ली। मिस्टर फूल क्लाइन मन ही मन अपनी गलती पर सोच रहे थे कि उन्हें खुद पहले नहीं पता था कि एडम का नाम लेना इतना खतरनाक है, इसीलिए उन्होंने पहले चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन अब सही मौका देखकर उन्होंने सबको सावधान कर दिया। अंत में एमलिन द मून ने सोचा, एडम का संगठन जो दुनिया को चला रहा है, क्या हमारा टैरो क्लब भी भविष्य में ऐसा ही बनने वाला है? उसे अब टैरो क्लब की असली ताकत और दिशा समझ आने लगी थी। ये कोई साधारण चर्च नहीं, बल्कि एक गुप्त संगठन है जो दुनिया की तकदीर बदल सकता है। ये रहा चैप्टर 963, प्रॉब्लम विद इंटेलिजेंस। मीटिंग के दौरान जब द हर्मिट यानी कैटलिया और मिस मजिशियन यानी फॉर्स के बीच बातों बातों में एब्राहम परिवार का जिक्र हुआ, तो नए सदस्य लैनर्ड मिचेल यानी द स्टार का दिमाग तेजी से इतिहास के पन्ने पलटने लगा। लैनर्ड को अपने अंदर मौजूद पहले ज़ोरोआस्ट्र से मिले ज्ञान की वजह से अच्छे से पता था कि फोर्थ ईपॉक के ट्यूडर एम्पायर में कुलीन परिवारों के बीच एब्राहम फैमिली का दर्जा सबसे ऊपर था, यहाँ तक कि वे आमान परिवार से भी ज्यादा ताकतवर और प्रतिष्ठित माने जाते थे। जब लैनर्ड ने महसूस किया कि उनके साथ बैठी ये साधारण सी दिखने वाली लड़की मिस मजिशियन उसी महान और प्राचीन एब्राहम परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य है, तो वो दंग रह गया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद पर ही हंसा। यहाँ बैठा हर एक सदस्य कोई न कोई बड़ी हस्ती है या किसी महान विरासत से जुड़ा है। कैसे ही उपन्यासों में नायकों की सभा यानी गैदरिंग ऑफ प्रोटैगनिस्ट्स कहते हैं। उसे महसूस हुआ कि वो दुनिया बदलने वाले लोगों के बीच बैठा है। दूसरी ओर डेरिक बर्ग यानी द सन चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रहा था। सिटी ऑफ सिल्वर का होने के नाते बाहरी दुनिया की राजनीति और परिवारों के झगड़े उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे, लेकिन किंग ऑफ एंजल्स और एडम के नाम ने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसके मन में एक भयानक सवाल उठा, अगर मैंने अपनी दुनिया यानी फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में गलती से भी एडम का नाम ले लिया, तो क्या वो वहां भी सुन लेगा? क्या वो सील की हुई जगह में भी आ सकता है? उसे आमान का पिछला हमला याद आ गया, जिसने सिटी ऑफ सिल्वर को तबाही के कगार पर ला दिया था। डेरिक ने मन ही मन तय किया कि वो अपने चीफ को रिपोर्ट करते समय एडम का नाम नहीं लेगा, बल्कि उसे क्रिएटर का बेटा या आमान का भाई कहकर संबोधित करेगा। उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि मुसीबत के समय उसे सिर्फ मिस्टर फूल का नाम जपना चाहिए, न कि किसी और दुश्मन का डर पालना चाहिए। जब सब शांत हो गए तो द वर्ल्ड यानी गर्मन स्पैरो ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उसने कहा, हालांकि वॉर एंजल मेडिसी बहुत पहले मारा जा चुका था, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी बची हुई आत्मा साउरॉन और आइनहॉर्न परिवारों के पूर्वजों की आत्माओं से मिल गई थी, जिससे एक भयानक ईविल स्पिरिट यानी बुरी आत्मा का जन्म हुआ। इंस जैंगविल की मौत के वक्त वो वहां मौजूद था और उसके निशान देखे गए थे। क्लाइन ने यह जानकारी जानबूझकर दी थी। उसका पहला मकसद लैनर्ड के जरिए चर्च ऑफ एवरनाइट को यह बताना था कि इंस जैंगविल के साथ वो ईविल स्पिरिट भी शामिल थी, और दूसरा मकसद एल्गर यानी हैंग्ड मैन को चेतावनी देना था, क्योंकि एल्गर पहले बैंसी हार्बर जा चुका था। ये सुनते ही लैनर्ड और एल्गर दोनों अपनी अपनी जगह हिल गए। लैनर्ड ने सोचा, तो वो ईविल स्पिरिट जिसे क्लाइन ने अंडरवर्ल्ड में खींचा था, असल में एक किंग ऑफ एंजल्स यानी वॉर एंजल मेडिसी थी, और मेरे अंदर मौजूद ओल्ड मैन यानी पहले ज़ोरोआस्ट्र ने उसे कितनी आसानी से संभाल लिया था। इसका मतलब ओल्ड मैन मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। साथ ही उसे ये भी लगा कि उस लड़ाई में एडम ने शायद उस ईविल स्पिरिट को पहले ही कमजोर कर दिया होगा। उधर एल्गर को तुरंत बैंसी हार्बर की घटना याद आ गई। उसने घबराते हुए सोचा, वहां टेलीग्राफ ऑफिस में जो डरावनी पेंटिंग मैंने देखी थी, वो जरूर उसी ईविल स्पिरिट ने बनाई होगी। वो मेडिसी के वंशजों का घर था। एल्गर के माथे पर पसीना आ गया। उसे महसूस हुआ कि वो अनजाने में मौत के कितने करीब से गुजरा था। उसने तुरंत फैसला किया कि वो अपने जहाज ब्लू एवेंजर को बैंसी हार्बर से दूर ले जाएगा और मिस्टर फूल द्वारा दिए गए नए मिशन पर निकल जाएगा। इसके बाद एमलिन वाइट यानी द मून ने अपना गला साफ किया और अपनी समस्या सबके सामने रखी। उसने थोड़ा गर्व और थोड़ी चिंता के साथ कहा, मेरी किस्म का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति बैकलैंड आ रहा है और उसने मुझसे मिलने की इच्छा जताई है। मुझे उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए? जैसे ही लैनर्ड ने मेरी किस्म शब्द सुना और एमलिन की लाल आंखों पर गौर किया, उसका जासूसी दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। लाल आंखें, अपनी किस्म, यानी ये एक सैंग्वीन है यानी वैम्पायर। लैनर्ड ने एमलिन के चेहरे और हाव भाव को गौर से देखा। उसे तुरंत याद आया कि उसने इस व्यक्ति को असली दुनिया में देखा है, हार्वेस्ट चर्च का वो पादरी, उतरावस्की का कैदी।
लेनर्ड को यकीन हो गया कि उसने एक सदस्य की असली पहचान पकड़ ली है। वो मन ही मन मुस्कुराया कि एमलिन असल में एमलिन वाइट है। एमलिन ने भी महसूस किया कि लेनर्ड उसे अजीब तरह से घूर रहा है। उसने कोशिश की कि वो स्टार की गंध सूंघ सके ताकि पहचान पता चले, लेकिन ग्रे फॉग की वजह से वो नाकाम रहा। एल्गर ने एमलिन को सलाह दी कि मिस्टर फूल के अनुसार समय बदल रहा है, इसलिए सैंग्विन के बड़े बुजुर्ग सक्रिय हो रहे हैं। वो मुलाकात एक टेस्ट है, इसलिए एमलिन को सामान्य रहना चाहिए। तभी फॉर्स ने अपनी बात रखी। उसने शिकायत भरे लहजे में एमलिन से कहा, मिस्टर मून, आपने जो आंचन किले की खुफिया जानकारी दी थी उसमें बहुत बड़ी समस्या थी। वहां सिर्फ 2 आंचन रेट्स नहीं थे, बल्कि बेसमेंट में एक डरावना दरवाजा था जिसके पीछे से बहुत भयानक और भ्रष्ट करने वाली शक्ति रिस रही थी। हम वहां लगभग मारे ही गए थे। एमलिन, जो खुद को एक कुलीन सैंग्विन मानता था, ये सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे लगा कि उसकी जानकारी की कमी से किसी को नुकसान पहुंच सकता था। उसने गंभीरता से वादा किया कि वो इस गड़बड़ी की जांच करेगा और उन्हें सही जानकारी देगा। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी सदस्य अपने अपनी दुनिया में लौट गए। जैसे ही लेनर्ड अपनी असली दुनिया में वापस लौटा और उसने अपनी आंखें खोली, उसके दिमाग में एक बूढ़ी और भारी आवाज गूंजी, तुम अभी किसके सपने में गए थे? लेनर्ड के अंदर मौजूद पहले ज़ोरोआस्ट जाग चुके थे। लेनर्ड पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने चतुराई दिखाई। मिस्टर फूल और ड्वेन डांतेस के राज को छिपाने के लिए उसने पहले इससे पूछा, ओल्ड मैन, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्वेन डांतेस असल में एजिक एगर्स हो, जो किसी जादुई मास्क का इस्तेमाल करके भेष बदल रहा हो? पहले इस थोड़ा चुप रहे और फिर बोले, तुमने मुझे याद दिला दिया। एजिक एगर्स के पास सच में एक ऐसा मास्क है जिससे वो किसी का भी रूप बदल सकता है। लेनर्ड की चाल कामयाब रही। उसने पहले इसको भ्रमित कर दिया था ताकि वे क्लाइन की असली सच्चाई, कि वो ड्वेन डांतेस बनकर घूम रहा है, को ना जान सके। ये रहा चैप्टर 964, मेडिचीज कॉज ऑफ डेथ। लेनॉर्ड अपने कमरे में दीवार से टेक लगाकर बैठा था। उसने ओल्ड मैन पल्ले ज़ोरोस्ट से बातचीत शुरू की। लेनॉर्ड, ओल्ड मैन, आपने पूछा था कि मैं किसके सपने में गया था, याद है? उस दिन जब हम इंस जैंगविल से बदला ले रहे थे, वहां एमन का भाई एडम आया था। शायद इसीलिए आप सो गए थे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद लेनर्ड के दिमाग में पल्लेस की बूढ़ी और थकी हुई आवाज गूंजी। पल्लेस, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, 008 से जुड़े मामलों में अक्सर एडम खिंचा चला आता है। शुक्र है कि मैंने समय रहते खुद को सील कर लिया और सो गया। अचानक लेनर्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घबराकर चिल्लाया, ओल्ड मैन, आपने उसका नाम लिया। द वर्ल्ड यानी क्लेन मीटिंग में साफ चेतावनी दी थी कि एडम का नाम लेते ही उसे पता चल जाता है। पलीज हंसते हुए, तो मैं एडम की इस खासियत के बारे में भी पता है, काफी समझदार हो गए हो, लेकिन मेरे नाम लेने से फर्क नहीं पड़ता। एडम को लगेगा कि कोई और उसके बारे में बात कर रहा है। बस तुम सावधान रहना, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना और न ही बार बार उसका नाम लेना। 008 का प्रभाव सिर्फ एक बड़े शहर तक सीमित है, लेकिन एडम का प्रभाव पूरी दुनिया में है। वो एमन की तरह ही भयानक है। लेनर्ड ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक और डर था। लेनर्ड, ओल्ड मैन, आप उस दिन एडम की इतने करीब थे, क्या उसने मुझे पहचान लिया होगा? पलेस, बिल्कुल, तुम क्या सोचते हो? तुम एक किंग ऑफ एंजल्स से छिप सकते हो जिसके पास स्पेक्टेटर पाथवे की ताकत है, और ऊपर से तुमने उस नाजुक मौके पर जोर से ओल्ड मैन भी चिल्लाया था। लेनर्ड का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब एडम उसके पीछे पड़ जाएगा। पलेस तसल्ली देते हुए, घबराओ मत, एडम को ये तो पता चल गया कि तुम्हारे अंदर कोई पैरासाइट है, लेकिन चूंकि मैं सोया हुआ था और पूरी तरह सील था, वो ये नहीं जान पाया कि वो पैरासाइट मैं यानी पल्ले ज़ोरोस्ट हूं। दुनिया में ऐसे कई डेमीगॉड्स हैं जो पैरासिटाइज कर सकते हैं, इसीलिए उसने तुम्हें कोई खास खतरा नहीं माना होगा। लेनर्ड की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, ओल्ड मैन, आखिर ये किंग ऑफ एंजल्स होते क्या हैं? पल्लेस, वे जो सीक्वेंस 1 से भी ऊपर हैं, लेकिन अभी तक सच्चे देवता यानी सीक्वेंस 0 नहीं बने हैं। विशेष रूप से वे 8 महान एंजल्स जो महाप्रलय से पहले एंशिएंट सन गॉड यानी क्रिएटर की सेवा करते थे, वे देवताओं के सबसे करीब हैं। लेनर्ड ने अपनी दबी आवाज में अपनी सबसे बड़ी बात बताई। लड़ाई के दौरान जब मैं हारने लगा तो मैंने मिस्टर फूल का नाम पुकारा। उन्होंने जवाब दिया। सब खत्म होने के बाद मैं एक सपने में गया जहां अंतहीन ग्रे फॉग और एक प्राचीन महल था। मिस्टर फूल ने वहां एक डिवाइन काउंसिल यानी दैवीय परिषद बनाई है और मैं उसका सदस्य हूं। लेनॉर्ड ने पल्लेस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। पल्लेस काफी देर तक चुप रहे। क्या मिस्टर फूल ने तुम्हें यह सब मुझे बताने की अनुमति दी? लेनॉर्ड, हाँ। पल्लेस, नहीं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी उत्पत्ति का अंदाजा लगा सकता हूं। तुम मुझसे ये मत पूछना कि वो कौन है, बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारे लिए डेमीगॉड बनने का एक सुनहरा मौका है, वरना अपनी दम पर वहां पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता। लेनर्ड ने अपना अगला सवाल पूछा, जो उसे टैरोट क्लब में पता चला था।
ओल्ड मैन, क्या कोई और किंग ऑफ एंजल्स है जिसका नाम मेडिची रेड एंजल है? पल्लीज, हाँ, उसे रेड एंजल भी कहते हैं। वो बहुत पहले मर चुका है। मज़ेदार बात यह है कि तुम उस जगह के बहुत करीब थे जहां उसकी मौत हुई थी। लेनर्ड, कहाँ? पल्लीज, तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब क्यों है? याद करो, बैकलैंड के नीचे दबे हुए खंडहर, वही जगह जहां फोर्थ एपॉक में एलिस्टर ट्यूडर पागल होकर ब्लड एम्परर बने थे। लेनर्ड को तुरंत समझ आया। उसने बताया कि मेडिची की आत्मा अब सौरॉन और ईनहॉर्न परिवारों के पूर्वजों की आत्माओं के साथ मिल गई है और एक ईविल स्पिरिट बन गई है। ये सुनते ही पल्लेज अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये तो कमाल हो गया। मेडिची, सौरॉन और ईनहॉर्न, ये तीनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और अब मरने के बाद उनकी आत्माएं एक ही शरीर में फंस गई हैं। ये तो सच में नर्क जैसा होगा। पल्लेज ने आगे बताया, मेडिची इसलिए मारा गया क्योंकि वो सौरॉन के पूर्वज को अपने जाल में फंसाने में व्यस्त था, लेकिन उसी वक्त एलिस्टर ट्यूडर पागल हो गया और उसने देवता बनने के रस्म के लिए इन तीनों एंजल्स का बलिदान दे दिया। इस पूरी साजिश में एमन और एडम का भी बड़ा हाथ था। लेनर्ड ने कड़ियों को जोड़ा। ब्लड एम्परर बनने के लिए 3 एंजल्स का बलिदान दिया गया। अब एडम भी देवता बनने के लिए 008 और अन्य चीजें इकट्ठा कर रहा है। क्या ये भी वैसा ही कोई रस्म है? और एमन मुझे और ओल्ड मैन को क्यों ढूंढ रहा है? शायद उसे भी कुछ सामग्री चाहिए। लेनर्ड ने पूछा, अब चर्च मेरे साथ क्या करेगा? पल्लेज, चिंता मत करो, वे तुम्हें इनाम देंगे। वे तुम्हें सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक बनने का सामान देंगे और शायद तुम्हें किसी बड़े रेड ग्लव्स की टीम का कैप्टन बनाकर बैकलैंड भेज देंगे। वहां किसी बड़े डायसीस का डीकन बना देंगे। लेनॉर्ड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बैकलैंड, क्लेन यानी मिस्टर वर्ल्ड ने भी कहा था कि वो बैकलैंड वापस आ रहा है और वहां कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मतलब हम फिर मिलेंगे। दृश्य 6, रात का साया। कहानी का दृश्य बदलता है। रात का समय है। वेस्ट बलाम का एक सीमावर्ती शहर। ड्वेन डांटेज अपने रईस भेष में एक वेयरहाउस के बाहर खड़ा है। उसने जनरल मे सैंचेज से मिले 5000 पाउंड नकद देकर हथियारों का स्टॉक चेक किया। वेयरहाउस का इंचार्ज उसे चाबी सौंपते हुए कहता है, सामान अंदर है, खुद देख लो और बाकी पैसे जाने से पहले दे देना। क्लेन ने अपना सूटकेस हिलाया और संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि दूर एक 3 मंजिला इमारत की खिड़की से 2 काली परछाइयां उसे चुपचाप देख रही थीं। खतरा अभी टला नहीं था। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, चैप्टर 965, ब्रीफ क्राइसिस। वेस्ट बालम के एक छोटे से शहर में एक 3 मंजिला इमारत की छत पर 2 लोग खड़े होकर नीचे हो रही हथियारों की डील को देख रहे थे। इनमें से एक काले बालों और भूरी आंखों वाला युवक था, जिसका नाम पगानी था। वो नीचे गोदाम वेयरहाउस के पास हो रही हलचल को देखकर कुढ़ रहा था। उसने सच में जनरल मे सेंचेस को अपने पाले में कर लिया। पगानी ने झुंझलाते हुए कहा, ओह होली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, एल्फ्रेड, अगर मुझे पता होता कि ये काम इतना आसान है तो हम खुद ये डील कर लेते। सारे खर्चे काटने के बाद भी कम से कम 20,000 पाउंड तो बचते ही। पगानी के बगल में खड़ा युवक उससे छोटा था, करीब 24 साल का। उसने एक लंबा काला ट्रेंच कोट पहना था। उसके सुनहरे बाल और झील जैसी नीली आंखें उसे बाकियों से अलग बनाती थीं। ये एल्फ्रेड हॉल था, लोवेन किंगडम के एक बड़े रईस अर्ल हॉल का बेटा, और ऑड्री, मिस जस्टिस का बड़ा भाई। वो यहाँ एक मिलिट्री कर्नल के तौर पर तैनात था। एल्फ्रेड ने सिर हिलाया और पगानी को समझाया, नहीं, अगर हम खुद ये डील करते तो बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होता। मे सेंचेस की वफादारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेना सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकती। ड्वेन डांटेस, क्लाइन, वो 20,000 पाउंड इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो रिस्क लेने की हिम्मत रखता है। पगानी ने ताना मारा। एल्फ्रेड हॉल, जिसने 1000 सैनिकों की बटालियन को धूल चटा दी थी, आज कह रहा है कि वो रिस्क नहीं ले सकता। एल्फ्रेड ने उसे घूरते हुए कहा, यह अलग बात है, ये एक डिप्लोमेटिक मामला है। हम डांटेस का इस्तेमाल एक टेस्ट के तौर पर कर रहे हैं। अगर हम खुद सामने आए और दूसरी ताकतों के डेमीगॉड्स की नज़र हम पर पड़ गई तो ये बहुत खतरनाक होगा। पगानी ने हंसते हुए कहा, डेमीगॉड्स इतने खाली नहीं हैं कि ऐसी छोटी डील्स पर नज़र रखें। फिर उसने ड्वेन डांटेस की ओर देखा और विषय बदल दिया। सुना है ये सज्जन बहुत दरिया दिल और रईस हैं। इन्होंने चर्च ऑफ एवरनाइट को बहुत बड़ा दान दिया है और ये तुम्हारी बहन की चैरिटी फाउंडेशन में भी काम करते हैं। पगानी ने एल्फ्रेड को चिढ़ाते हुए चेतावनी दी। ऐसे उम्रदराज, रईस और हैंडसम मर्द युवा लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। देखो उसे, वो एक अनुभवी प्लेबॉय लगता है। एल्फ्रेड, तुम्हें अपनी बहन ऑड्री को सावधान करना चाहिए। कहीं बैकलैंड का सबसे कीमती हीरा ऑड्रे इस आदमी के जाल में ना फंस जाए। एल्फ्रेड का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी बहन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑड्री दुनिया को तुमसे बेहतर समझती है और मेरे माता पिता बैकलैंड में हैं। वे ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बातचीत खत्म करके एल्फ्रेड नीचे उतरा क्योंकि मे सेंचेस का आदमी हैगिस वहां पहुंच चुका था।
गोदाम के बाहर क्लाइन ड्वेन डांटेस के रूप में अपनी सोने की छड़ी के साथ खड़ा था। अचानक उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे बताया कि कोई खास व्यक्ति आ रहा है। उसने मुड़कर देखा, सामने एक लंबा गठीला युवक आ रहा था जिसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा अनुशासन और गरिमा थी। क्लाइन ने तुरंत पहचान लिया, ये आर्बिटर पाथवे का एहसास था। एल्फ्रेड हॉल, मिस जस्टिस का दूसरा भाई, क्लाइन ने मन ही मन सोचा और शिष्टाचार के साथ अपना हैट उतारकर उसका स्वागत किया। हैगिस ने चिल्लाकर कहा, एल्फ्रेड। एल्फ्रेड ने हैगिस से हाथ मिलाया, फिर अपनी गंभीर नीली आंखें ड्वेन डांटेस पर टिका दीं। मिस्टर डांटेस, आपकी ख्याति बैकलैंड से यहाँ ईस्ट बालम तक फैली हुई है, एल्फ्रेड ने नपे तुले शब्दों में कहा। क्लाइन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। एल्फ्रेड ने सीधे मुद्दे की बात की। वो जानना चाहता था कि डांटेस जैसा रईस आदमी जो आराम से बैकलैंड में रह सकता है, यहाँ खतरों के बीच क्या कर रहा है। मुझे लगा था कि आप बैकलैंड में रहकर फाउंडेशन के जरिए अपना सामाजिक रुतबा बढ़ाएंगे, लेकिन आपने यहाँ आकर मुझे हैरान कर दिया। क्लाइन ने एक अनुभवी रईस की तरह जवाब दिया, कर्नल, आप जानते हैं कि एक बाहरी व्यक्ति के लिए सिर्फ दान देने से रईसों के पुराने सर्कल में घुसना नामुमकिन है। उन्हें प्रभावित करने के लिए कुछ साहसिक और अनोखा करना पड़ता है। एल्फ्रेड को यह जवाब समझदारी भरा लगा। इसके बाद उसने रिवाइवल स्क्वायर में हुए लाइटनिंग स्टॉर्म के बारे में पूछा। क्लाइन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला कि उसने भी वो तूफान देखा था और वो बहुत डरावना था। एल्फ्रेड को जरा भी शक नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा है वही उस तूफान का कारण था। एल्फ्रेड विदा लेकर चला गया। क्लाइन उसे जाते हुए देख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे ही एल्फ्रेड वहां से गया, क्लाइन के शरीर में एक अचानक भयानक सिहरन दौड़ गई। ये कोई आम खतरा नहीं था। उसने झटके से अपना सिर जंगल की ओर मोड़ा। घने जंगलों के बीच एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वो एडमिरल हेल लुडवेल था, लेकिन ये असली लुडवेल नहीं था। उसकी आंखों के गड्ढों में पुतलियों की जगह खूनी लाल लपटें जल रही थीं। ये वो शरीर था जिसे क्लाइन ने अंडरवर्ल्ड में भेजा था, और अब उस पर रेड एंजल मेडिसी की बुरी आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। मैं भूखा हूं, लुडवेल के मुंह से एक गहरी डरावनी आवाज निकली। उसकी जलती हुई आंखें दूर खड़े क्लाइन ड्वेन डांटेस पर टिक गईं। मेरी कठपुतली का मालिक वहां है, मेडिसी ने बड़बड़ाया। किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। उसके पास हंटर पाथवे का एक आइटम है, रेड प्रीस्ट कार्ड। उसे खाकर मेरी ताकत वापस आ जाएगी। मेडिसी अब हमला करने ही वाला था कि लुडवेल के बाएं गाल पर एक मुंह उभरा और चिल्लाया, मेडिसी रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले हमें अपने अस्तित्व को बचाने की सोचनी चाहिए। ये शरीर सड़ रहा है। अगर हमने जल्दी ही कोई गेट कीपर, डेथ पाथवे का बियॉन्डर नहीं ढूंढा तो हम गायब हो जाएंगे। ये सौरॉन के पूर्वज की आत्मा थी। तभी दाएं गाल पर एक और मुंह उभरा, आइनहॉर्न के पूर्वज की आत्मा। हाँ मेडिसी, उस आदमी से उलझने का वक्त नहीं है। वो अब डेमीगॉड, बिजारो सॉर्सरर बन चुका है। उसे मारना आसान नहीं है। अगर हम इसमें समय बर्बाद करेंगे तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। मेडिसी ने ताना मारा, तुम दोनों पहले औरतें थी क्या? इतना डर क्यों रहे हो? अगर हम उसे खा लें तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी दोनों आत्माओं ने उसे सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि क्लाइन को मारना लगभग नामुमकिन है और इसमें बहुत जोखिम है। अंत में तीनों आत्माओं ने फैसला किया कि वे पहले एक गेट कीपर ढूंढेंगे और फिर कभी क्लाइन से निपटेंगे। लुडवेल के शरीर के आसपास के रंग गहरे हो गए और वो स्पिरिट वर्ल्ड में गायब हो गया। गोदाम के बाहर क्लाइन कांप रहा था। उसे पता नहीं चला कि जंगल में क्या हुआ और कौन उसे देख रहा था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मौत उसके बहुत करीब से गुजरी है। खतरा टलते ही क्लाइन ने अपना रईस वाला नाटक छोड़ दिया। उसने हैगिस की तरफ अपना सूटकेस उछाला और सख्ती से कहा, बाकी काम तुम संभालो, मुझे मेरा पेमेंट अभी चाहिए। हैगिस हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि वे लोग जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन ड्वेन डांटेस अचानक इतनी हड़बड़ी में क्यों है? ठीक है, पैसा गाड़ी में है, हैगिस ने इशारा किया। क्लाइन ने सोने से भरा भारी बक्सा उठाया और बिना एक शब्द बोले अपनी गाड़ी की ओर लपका। उसे बस यहां से निकलना था। दूर से एल्फ्रेड हॉल ये सब देख रहा था। वो उलझन में था। ये ड्वेन डांटेस अभी तो इतना शांत और शिष्ट लग रहा था, अचानक इसे क्या हो गया? इसने शिष्टाचार का पालन क्यों नहीं किया? एल्फ्रेड को नहीं पता था कि क्लाइन अभी अभी एक ऐसी प्राचीन बुराई की नजरों से बचकर निकला है जिसका नाम रेड एंजल इतिहास में तबाही का दूसरा नाम है। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 966 ट्रेन। गोदाम के बाहर का माहौल तनावपूर्ण था। दूर खड़े एल्फ्रेड हॉल की नीली आंखें ड्वेन डांटेस पर टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इतना शांत और शिष्ट व्यक्ति अचानक भागने की जल्दी में क्यों है। ड्वेन डांटेस यानी क्लाइन ने एल्फ्रेड की नज़रों को महसूस किया। उसने पलटकर देखा, एक विनम्र मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ी और धीरे से सिर हिलाया। मुझे अचानक किसी खतरे का आभास हुआ, उसने इतनी शालीनता से कहा जैसे वो मौसम बदलने की बात कर रहा हो।
इतना कहकर वो शांति से मुड़ा और उस गाड़ी की ओर बढ़ गया जिसकी ओर हैगिस ने इशारा किया था। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी गति तेज थी। एल्फ्रेड वहीं खड़ा रहा, उसके माथे पर लकीरें उभर आईं। खतरा, उसने धीमे स्वर में इस शब्द को दोहराया। एक अनुभवी फौजी होने के नाते उसने तुरंत अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया। उसकी नज़रें अंधेरे कोनों, छतों और जंगल की सीमा पर दौड़ीं, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी उसकी छठी इंद्रियां यानी इंस्टिंक्ट्स कह रही थीं कि डांटेस ने झूठ नहीं बोला था। उसने अपनी चाल धीमी की और अत्यधिक सतर्कता के साथ पीछे हटते हुए उस 3 मंजिला इमारत में वापस चला गया जहां उसका साथी पगानी उसका इंतजार कर रहा था। पगानी ने एल्फ्रेड के गंभीर चेहरे को देखा और उलझन में पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो हथियारों वाली डील वाली जगह से काफी दूर था, इसलिए उसे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दी थी। एल्फ्रेड खिड़की के पास गया और नीचे देखा। हथियारों से लदा काफिला अब चलने को तैयार था। ड्वेन डांटेस अचानक चला गया, एल्फ्रेड ने सोच विचार करते हुए कहा। उसने कहा कि उसे खतरे का आभास हुआ है। खतरा? पगानी ने इस शब्द को खारिज नहीं किया। उसने भी खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मे संचेज के आदमी सामान लेकर अंधेले में गायब हो रहे थे, लेकिन वहां कोई दुश्मन नहीं दिख रहा था। पगानी हंस पड़ा। एल्फ्रेड, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो रहे हो। सच तो ये है कि ड्वेन डांटेस एक डरपोक व्यापारी है। वो वेस्ट बलाम की इस जंगली जगह पर ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। अमीरों को अपने मखमली बिस्तरों की याद जल्दी सताने लगती है। एल्फ्रेड ने अपनी नजरें हटाईं, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। शायद, उसने संक्षेप में कहा, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था। अपने सुरक्षित होटल के कमरे में लौटकर क्लाइन ने चैन की सांस ली। उसने कमरे को स्पिरिट वॉल से सील किया और अपनी मैरियोनेट एन्जो, जो अब एक स्थानीय मिश्रित नस्ल का लड़का बना हुआ था, को इशारा किया। एन्जो ने वो भारी सूटकेस खोला जो क्लाइन साथ लाया था। एक एक करके उसने सोने के सिक्के और ईंटें बाहर निकाली और उनकी गिनती शुरू की। क्लाइन अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। हाथ में ग्वाडर यानी एक स्थानीय खट्टा मीठा पेय था। वो बड़े इत्मीनान से अपनी मैरियोनेट को काम करते हुए देख रहा था। कुल मिलाकर 30,000 लुएन गोल्ड पाउंड्स की कीमत का सोना है। क्लाइन ने मन ही मन गणना की। उसके चेहरे पर संतुष्टि की चमक थी। शुक्र है कि मिस मैसेंजर रेनेट टिनिकर के साथ मेरा पिछला समझौता 10,000 सोने के सिक्कों का था। मुझे करेंसी बदलने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। गिनती पूरी होने के बाद क्लाइन ने अपनी जेब से वो एडवेंचरर हारमोनिका निकाला और उसमें फूंक मारी। हवा में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन अचानक कमरे के खालीपन से रेनेट टिनेकर बाहर निकल आई। उसके हाथ में हमेशा की तरह उसके 4 सुनहरे बालों वाले लाल आंखों वाले सिर थे। वो इतनी जल्दी प्रकट हुई जैसे वो हमेशा से वहीं मौजूद थी। उसकी 8 लाल आंखें, 2 उसके धड़ पर और बाकी उसके हाथों में मौजूद सिरों पर मेज पर रखे सोने के ढेर पर टिक गईं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रेनेट के हाथों में मौजूद चारों सिरों ने बारी बारी से बोलना शुरू किया। बहुत अच्छे। भविष्य में मिशन की कीमत बढ़ेगी। क्लाइन, जो अभी अभी रिलैक्स हुआ था, झटके से सीधा बैठ गया। ये क्या तर्क है? मैं आपको इतनी जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, फिर भी आप कीमत बढ़ा रही हैं। रेनेट टिनकर के चारों सिरों ने एक साथ गंभीरता से सिर हिलाया और जवाब दिया, मिशन की कीमत तुम्हारी पैसे कमाने की क्षमता पर। क्लाइन का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अमीर हो गया हूं तो क्या अब मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? ये कैसी लूट है? लेकिन वो बहस नहीं कर पाया। वो जानता था कि अब वो एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड बन चुका है। भविष्य में उसे जिन मिशनों के लिए मिस मैसेंजर की मदद चाहिए होगी, वे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और कठिन होंगे। इसलिए कीमत बढ़ना तार्किक भी था। रेनेट टिनेकर ने मेज पर रखे 10,000 सोने के सिक्के निगले या गायब किए और वापस स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई। अकेले रह जाने पर क्लाइन ने अपनी कुल संपत्ति का हिसाब लगाया। हाल के खर्चों के बाद मेरे पास 17,275 पाउंड नकद और 65 सोने के सिक्के बचे हैं, और ये जो सोने की ईंटें बची हैं, इनकी कीमत करीब 25,000 पाउंड है। यानी कुल मिलाकर मेरे पास 40,000 पाउंड से ज्यादा की संपत्ति है। ये लुएन किंगडम में एक बहुत बड़ी रकम थी। इतने में वो एक जागीर, मैनर और खेती की जमीन आराम से खरीद सकता था। हथियारों का धंधा सच में मुनाफे का सौदा है, उसने व्यंग्य के साथ सोचा। उसने सोने की बची हुई ईंटों को ग्रे फॉग के ऊपर अपने खजाने में भेज दिया। फिर वो खिड़की के पास गया और उत्तर दिशा की ओर देखा, उस दिशा में जहां उसका घर था, उसका अतीत था और उसका भविष्य था। क्लाइन ने गहरी मूक आह भरी। बैकलैंड, उसका वनवास खत्म हो चुका था। अब द वर्ल्ड के घर लौटने का समय था। बैकलैंड, उत्तरी बोरो, बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का विशाल परिसर। दोपहर की धूप खिली हुई थी। ऑड्री हॉल, मिस जस्टिस, लुएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के कुछ स्टाफ सदस्यों के साथ कैंपस का दौरा कर रही थी।
आज उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। हल्के हरे रंग की एक सिंपल ड्रेस, कमर पर एक सफ़ेद चमड़े की बेल्ट और सिर पर रिबन वाले फूलों से सजा एक हैट। उसने कोई भारी गहने नहीं पहने थे, सिर्फ बाईं कलाई पर एक चांदी का कंगन था। वो किसी अमीर अर्ल की बेटी नहीं, बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की छात्रा लग रही थी। ऑड्री अब दुनिया को बेहतर समझने लगी थी। पिछले कुछ दिनों में उसने ईस्ट बोरो के गरीब स्कूलों और टेक्निकल कॉलेजों का दौरा किया था। उसने जान लिया था कि ऐसी जगहों पर भड़कीले कपड़े पहनकर जाना दान नहीं, बल्कि दिखावा लगता है। उसकी हरी साफ आंखें कैंपस में आते जाते छात्रों को देख रही थीं। आज नए सत्र के लिए एडमिशन का दिन था, हर तरफ एक नई ऊर्जा थी। ऑड्री ने देखा कि यहाँ के छात्रों के चेहरों पर एक चमक थी। उनकी चाल में आत्मविश्वास था और बातों में भविष्य के लिए एक उम्मीद। ये नज़ारा बिल्कुल उन गरीब पब्लिक स्कूलों से अलग था जहां उसने बच्चे देखे थे जो या तो डरे हुए होते थे या सुस्त और उदास, जिनकी आंखों में जीवन की चमक नहीं होती थी। मैं चाहती हूं कि उन गरीब बच्चों को भी एक दिन ऐसी ही उच्च शिक्षा मिले, ऑड्री ने मन ही मन प्रार्थना की। वे भी यहाँ के छात्रों की तरह मेहनत करें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तभी उसकी नज़र एक भाई बहन की जोड़ी पर पड़ी। बड़ा भाई, जिसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी, एक सस्ता सा काला सूट और सिल्क हैट पहने हुए था। वो किसी सरकारी दफ्तर का क्लर्क लग रहा था, जिसने अपनी छोटी बहन के खास दिन के लिए छुट्टी ली थी। उसने कहीं से एक पुराना कैमरा उधार लिया था और उसे एक ट्राइपॉड पर सेट कर रहा था। वो अपनी छोटी बहन, करीब 18-19 साल की, को इशारों से पोज सही करने के लिए कह रहा था ताकि सबसे अच्छी फोटो आ सके। बहन के काले खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट थी, जैसे भाई बहुत समय ले रहा हो, लेकिन वो चुपचाप उसकी बात मान रही थी। ये एक बहुत ही प्यारा और सामान्य दृश्य था। परिवार, दोस्त, उम्मीदें, कितना सुंदर नज़ारा है, ऑड्री ने मुस्कुराते हुए सोचा और आगे बढ़ गई। दृश्य बदलता है एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ एक पुराना सेवा मुक्त स्टीम लोकोमोटिव सजावट के तौर पर खड़ा था, जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की शान बढ़ा रहा था। लेकिन कहानी अब असली रेलगाड़ी की तरफ मुड़ती है। छुक छुक वूश, एक विशाल दैत्य जैसा स्टीम इंजन धुआं उगलते हुए प्लेटफॉर्म पर आया और धीरे से रुका। यात्रियों की भीड़ में एक 7-8 साल की बच्ची थी। वो गुड़िया जैसी प्यारी दिख रही थी। वो मिश्रित नस्ल की थी। उसके पिता लोएन और बालम दोनों मूल के थे। वो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए थी और अपने पिता से देसी बे के बारे में सवाल पूछ रही थी। अचानक उस बच्ची की नज़र एक सज्जन व्यक्ति पर पड़ी। वो सज्जन व्यक्ति ड्वेन डांतेस था। सफ़ेद साइड बर्न्स और टॉप हैट पहने हुए था। उसके हाथ में सोने की नक्काशीदार छड़ी थी और उसके पीछे एक सांवले रंग का नौकर एन्जो चल रहा था। वे फर्स्ट क्लास डिब्बे की ओर जा रहे थे। नौकर एन्जो आसपास उत्सुकता से देख रहा था और अपने मालिक से कह रहा था, सर, मुझे लगा था कि बालम के लोग बहुत गरीबी और मुश्किल में जीते होंगे, गंदे, अराजक और पिछड़े हुए, लेकिन यहाँ तो सब अलग है। हमने ग्वादार पिया, ईस्ट बालम की सिगरेट पी, यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास साइकिल भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे अंदर बालम का खून है, लेकिन मैं पैदा बैकलैंड में हुआ था। मैंने कभी साउथ कॉन्टिनेंट नहीं देखा था। वो रईस सज्जन मुस्कुराया और अपनी छड़ी हिलाते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ उन शहरों और इलाकों में गए हैं जो ज़्यादा बुरे नहीं हैं। बालम का असली दर्द गांव और बागानों में है। बाकी लोग फैक्ट्रियों के आसपास झुग्गियों में रहते हैं। हमें उन्हें देखने का मौका ही नहीं मिला। बात करते करते उस सज्जन की नज़र उस गुड़िया जैसी बच्ची पर पड़ी जो उन्हें घूर रही थी। ड्वेन डांतेज और उसके नौकर ने उस बच्ची की ओर देखा और एक बहुत ही गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उन्होंने 8 दांत दिखाते हुए एक आदर्श मुस्कान दी। फिर सिर हिलाकर वे आगे बढ़ गए। बच्ची को वो मुस्कान अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद वो अपने माता पिता के साथ ट्रेन में चढ़ गई और अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन चलने ही वाली थी कि एक अजीब घटना घटी। गलियारे से एक आदमी तेजी से गुजरा। उसका रंग गहरा भूरा था, चेहरे के नक्श नर्म थे, लेकिन उसके गाल पर लाल रंग की अजीब सी गांठें थीं। उसने अपना सिर झुकाया हुआ था और हाथ से अपनी टोपी दबाई थी। वो आदमी सीधा ट्रेन के इंजन रूम की तरफ गया। उसने नॉक किया और अंदर घुस गया। वहां मौजूद ड्राइवर को उसने एक ठंडी और सपाट आवाज में कहा, ट्रेन के सभी अटेंडेंट्स को हमारे आदमियों से बदल दिया गया है। आगे जो पुल आएगा वहां बलिदान आयोजित किया जाएगा। ट्रेन का ड्राइवर, जिसकी घनी मूछें थीं, उसने बिना किसी डर या आश्चर्य के सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। ईश्वर इस ट्रेन की बलिदान सामग्री से संतुष्ट हों, ड्राइवर ने एक मशीनी आवाज में कहा। वूश, इंजन की सीटी बजी और ट्रेन चल पड़ी। ये एक सामान्य यात्रा नहीं थी। ये ट्रेन अब रोज स्कूल ऑफ थॉट या शायद प्राइमोडियल मून के अनुयायियों के कब्जे में थी, और इसमें बैठे यात्री अनजाने में एक भयानक रस्म का हिस्सा बनने जा रहे थे। ट्रेन एक छोटे पुल के नीचे से गुजरी, फिर एक बहुत बड़े पुल के ऊपर से गुजरने लगी। सफ़र लंबा था। क्या हुआ? क्या कोई धमाका हुआ? क्या खून बहा?
कहानी हमें ये नहीं दिखाती। सस्पेंस को बरकरार रखते हुए दृश्य सीधा अंत पर पहुंचता है। ट्रेन अपने गंतव्य बंदरगाह पर पहुंच गई। वो गुड़िया जैसी बच्ची अब थोड़ी नींद में थी। सफर की थकान ने उसकी चंचलता कम कर दी थी। अपने माता पिता के साथ वो भीड़ के पीछे पीछे दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर कुछ अटेंडेंट्स खड़े थे जो यात्रियों का सामान उतारने में मदद कर रहे थे। जब वो बच्ची और उसके माता पिता वहां से गुजरे तो उन अटेंडेंट्स ने उनकी ओर देखा। उन्होंने अपने होठों के किनारों को ऊपर की ओर मोड़ा और ठीक 8 दांत दिखाते हुए एक बहुत ही गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। ये मुस्कान सामान्य नहीं थी, ये मापी तुली थी, मशीनी थी। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद बच्ची ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि ट्रेन के दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े बात कर रहे थे। उनमें ट्रेन का कंडक्टर था और वो आदमी भी था जिसके गाल पर लाल रंग की गांठें थीं। जैसे ही बच्ची ने देखा, उन सभी लोगों ने एक साथ एक ही तरीके से अपने सिर घुमाए और 8 दांत दिखाते हुए मुस्कुराए। बच्ची को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा वे बस अलविदा कह रहे हैं। उसने अपनी नजरें हटाईं और अपने माता पिता का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म से फुदकते हुए चली गई। वो नहीं जानती थी कि वो अभी अभी किस नर्क से गुजरी है। वो नहीं जानती थी कि पुल पर क्या हुआ था या वे लोग इंसान भी थे या नहीं। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 967 रेवलेशन। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, जिससे वहां लटके हुए गैस लैंप हिल रहे थे। रोशनी और अंधेरे की ये आंख मिचौली माहौल को और भी डरावना बना रही थी। पटरियों पर खड़ी वो विशाल स्टीम लोकोमोटिव किसी सोए हुए लोहे के दैत्य जैसी लग रही थी, जो अंधेरे में लिपटी हुई थी। उस ट्रेन से एक अजीब सी उदासी और मौत की गंध आ रही थी। तभी काले और सफेद चेकर्ड यूनिफॉर्म पहने पुलिस वालों की एक टुकड़ी प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। उनका नेतृत्व रेलवे कंपनी का ड्यूटी मैनेजर कर रहा था, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने नीला कोट पहना हुआ था और हाथ में लालटेन थाम रखी थी, लेकिन उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि रोशनी स्थिर नहीं हो पा रही थी। पता नहीं क्यों, मैनेजर ने हकलाते हुए बताया, यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन का सारा स्टाफ, ड्राइवर और कंडक्टर समेत वापस डिब्बों में चला गया और फिर बाहर ही नहीं आया। मैंने उन्हें बुलाने के लिए अपने आदमी भेजे, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। उसने गहरी सांस ली और डर से फटी आंखों से बोला, मेरे आदमी अंदर गए और तुरंत पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भाग आए। वे बस यही चिल्ला रहे थे, वे सब मर चुके हैं, वे सब मर चुके हैं। मैनेजर का डर इतना असली था कि पुलिस वाले भी सहर उठे। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने मैनेजर के कंधे पर हाथ भी रख दिया तो वो डर के मारे उछल पड़ेगा और सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। माहौल में फैले इस खौफ ने पुलिस वालों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सबने अनजाने में अपनी कमर पर हाथ रख लिया और अपनी रिवॉल्वर के होल्स्टर को कसकर पकड़ लिया। ठक ठक ठक, पुलिस वालों के भारी जूतों की आवाज सख्त जमीन पर गूंजने लगी। इंस्पेक्टर के इशारे पर वे मैनेजर के पीछे पीछे चले और बड़ी सावधानी से ट्रेन के पहले डिब्बे कैरेज में दाखिल हुए। डिब्बे के अंदर का नज़ारा बेहद विचित्र था। हर पंक्ति में 2 लोग बैठे थे। वे खिड़कियों से दूर सीटों के बीच में बैठे थे। वे अपनी सीटों के पीछे टेक लगाए हुए थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। बाहर लगे गैस लैंप और पुलिस वालों की लालटेन की रोशनी में इंस्पेक्टर ने तुरंत पहचान लिया, ये ट्रेन के कर्मचारी हैं। पुरुषों और महिलाओं ने अपनी नीली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वे सब मर चुके थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वे एकटक सामने देख रहे थे। उनके चेहरे कागज की तरह सफेद थे। वहां सांस लेने की कोई आवाज नहीं थी, दिल की कोई धड़कन नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात उनके होठ थे। उन सभी के होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वे मुस्कुरा रहे थे, एक बहुत ही मापी बुली, अप्राकृतिक और खौफनाक मुस्कान, जिसमें उनके ठीक 8 दांत दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए। एक साथ इतने सारे मुर्दे एक ही तरह से बैठे हुए, एक ही तरह से मुस्कुराते हुए, ये किसी पागलपन से कम नहीं था। उनका मन कर रहा था कि वे तुरंत पीछे मुड़ें और जांच तब शुरू करें जब सूरज निकल आए। इंस्पेक्टर ने अपनी घबराहट को दबाने के लिए 2 गहरी सांसें लीं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, पुष्टि करो कि क्या वे सच में मर चुके हैं। फिर उसने मैनेजर की ओर देखा और कहा, इनके साथ जाओ और देखो कि कोई गायब है या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ है। जी ऑफिसर, मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा। जैसे जैसे वे डिब्बे के अंदर गहरे उतरते गए, सन्नाटा और भारी होता गया। बाकी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और हर कोने पर नजर रखने लगे। आखिरकार एक सिपाही डिब्बे के दूसरे छोर पर रुका। उसने एक लाश की नब्ज टटोली और फिर पलटकर चिल्लाया, पुष्टि हो गई है सर, ये सब मर चुके हैं।
उसके तुरंत बाद रेलवे मैनेजर की हकलाती हुई आवाज आई, दो लोग गायब हैं। ट्रेन का ड्राइवर और ट्रेन कंडक्टर यहां नहीं है। इंस्पेक्टर ने राहत की सांस ली कि कम से कम कोई भूत प्रेत उन पर हमला नहीं कर रहा था। उसने सोचा और आदेश दिया, लाशों को उनकी मौजूदा हालत में ही रहने दो, हम पोस्टमार्टम टीम का इंतजार करेंगे। इस बीच 2 टीमें बनाओ, एक टीम बाकी डिब्बों में जाकर ड्राइवर और कंडक्टर को ढूंढेगी और दूसरी टीम यहां सुराग तलाशेगी। जैसे ही सूरज निकलेगा हम उन यात्रियों से पूछताछ शुरू करेंगे जो इस ट्रेन में थे। अभी इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि डिब्बे के अंदर एक बर्फीली हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां खड़खड़ा उठीं। जब हवा रुकी, इंस्पेक्टर ने मुड़कर लाशों की तरफ देखा और उसका खून जम गया। उसने कुछ अजीब नोटिस किया। वे लाशें जो अपनी सीटों पर बैठी थीं, उनकी आंखें अभी भी खुली थीं। उनके चेहरे अभी भी सफ़ेद थे, लेकिन उनके मुंह अब बंद हो चुके थे। वे 8 दांतों वाली डरावनी मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ सपाट बंद होठ थे, जैसे उन्होंने अपना राज छिपा लिया हो। दृश्य बदलता है एक शहर के एक बेहद आलीशान होटल के कमरे में। दीवार पर लगे लैंप कमरे को सुनहरी रोशनी से भर रहे थे। फर्श पर एक कीमती कालीन बिछा था और कोने में एक शानदार डेस्क रखी थी। कमरे के बीच में एक सिंगल सीटर सोफे पर क्लाइन मोरेटी बैठा था। वो अब ड्वेन डांटेस नहीं, बल्कि अपने असली या नकली रूप गर्मन स्पैरो में था। उसने अपनी एक टांग दूसरी पर चढ़ा रखी थी और बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसके बगल में एंजो खड़ा था, जो अब एक स्थानीय व्यक्ति जैसा दिख रहा था। एंजो ने एक चीनी मिट्टी का प्याला पकड़ा हुआ था और क्लाइन के ठीक सामने एक कतार में 3 लोग खड़े थे। ये लोग थे वो ट्रेन ड्राइवर, वो ट्रेन कंडक्टर और वो लाल गांठों वाला आदमी जो ट्रेन में संदिग्ध रूप से घूम रहा था। ये तीनों वही थे जिन्होंने ट्रेन में बलिदान की योजना बनाई थी, और अब ये तीनों क्लाइन की कठपुतलियां बन चुके थे। क्लाइन ने उन्हें अलग अलग रास्तों से अलग अलग भेष में यहां बुलाया था ताकि किसी को शक ना हो। क्लाइन ने एंजो के हाथ से चाय का प्याला लिया, एक घूंट भरा और अपनी गहरी भारी आवाज में पूछा, तुम्हें वो बलिदान करने के लिए किसने कहा था? चूंकि क्लाइन अब एक सीक्वेंस 4 बिजारो सॉर्सरर था, उसका अपनी कठपुतलियों पर नियंत्रण बहुत गहरा था। वो न केवल उनके विचारों को पढ़ सकता था, बल्कि उनकी आत्मा के धागों का उपयोग करके एक तरह की स्पिरिट चैनलिंग यानी आत्मा से बातचीत भी कर सकता था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर ट्रेन कंडक्टर, जो लोएन का निवासी लग रहा था, अपनी खाली भावहीन आंखों से देखते हुए जवाब दिया, ये भगवान का आदेश था। क्लाइन ने चाय की चुस्की ली और पूछा, कौन सा भगवान? कंडक्टर ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये दुनिया की सबसे जाहिर बात हो, भगवान तो भगवान हैं, कोई और नहीं है। क्लाइन ने अपना कप नीचे रख दिया। उसे समझ आ गया कि ये लोग किसी कट्टर पंथ का हिस्सा हैं। उन्होंने अपना आदेश यानी रेवलेशन कैसे दिया? उन्होंने हमसे क्या कहा? कंडक्टर के चेहरे पर अचानक श्रद्धा के भाव आ गए। उसने कहा, उन्होंने एक डिवाइन आइटम के माध्यम से आदेश दिया। उन्होंने हमसे कहा कि हम उनको खुश करने के लिए बहुत सारे जीवन का बलिदान दें। बदले में वे हमें अपने राज्य में अनंत जीवन देंगे। क्लाइन सोचने लगा, बहुत सारे जीवन का बलिदान, ये तरीका रोज स्कूल ऑफ थॉट का लगता है। वे खून खराबे के लिए बदनाम है, लेकिन भगवान के राज्य में अनंत जीवन की बात न्यूमिनस एपिस्कोपेट के विश्वास के करीब है। या हो सकता है ये सब झूठ हो। क्लाइन ने अपनी उंगलियां सोफे पर फेरते हुए पूछा, वो दैवीय वस्तु क्या है? इस बार ट्रेन ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसके गाल पर लाल गांठें थीं। उस आदमी ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली। ये एक कपड़े की गुड़िया थी। ये गुड़िया बहुत ही भद्दी और पुरानी लग रही थी। इसकी सिलाई उधड़ी हुई थी और इसके चेहरे पर धागे से आंखें और मुंह बनाए गए थे। इसकी आंखें और मुंह अजीब तरह से मुड़े हुए यानी कर्व्ड लग रहे थे, जैसे ये एक विकृत मुस्कान हंस रही हो। भगवान सही समय पर इसके माध्यम से हमें आदेश देते हैं। मैंने इसे एक पिछला बाजार से खरीदा था। लाल गांठों वाले आदमी ने बिना किसी भावना के कहा। क्लाइन की भौएं तन गईं। एक पिछला बाजार से खरीदी गई गुड़िया के जरिए भगवान का आदेश? क्लाइन ने तुरंत कई संभावनाएं सोचीं। उसने अपनी कठपुतली एंजो को इशारा किया। एंजो ने गुड़िया को हाथ में लिया और उसकी बारीकी से जांच की, लेकिन उसे उसमें कुछ भी अजीब या मैजिकल नहीं मिला। क्लाइन के अनुभव के अनुसार इसका मतलब 2 चीजें हो सकती हैं। पहली,
कोई इम्पोस्टर पास ही में छिपा हुआ है और इस गुड़िया को एक माध्यम यानी डीकॉय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी, ये सचमुच किसी सीक्रेट एग्जिस्टेंस का काम है जिसने इस गुड़िया पर कोई अदृश्य निशान लगा रखा है। अगर ये पहली स्थिति है तो अब तक उन्हें पता चल जाना चाहिए था कि उनके आदमी यानी ट्रेन स्टाफ मर चुके हैं या पकड़े गए हैं, लेकिन अगर ये दूसरी स्थिति है तो शायद उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला हो। क्लाइन ने एक योजना बनाई। उसने एंजो से कहा कि वो उस गुड़िया को खिड़की के पास रखी डेस्क पर रख दे। फिर क्लाइन अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसके चेहरे की मांसपेशियां हिली, शरीर का ढांचा बदला और पलक झपकते ही वो गर्मन स्पैरो से बदलकर एक ट्रेन अटेंडेंट बन गया। वो तीनों कठपुतलियों की कतार में जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उनके जैसा। यही बदलाव एंजो के साथ हुआ। अब कमरे में 5 पंथ के सदस्य खड़े थे जो भगवान के अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया, रात गहरी होती गई। बाहर का सन्नाटा कमरे के अंदर भी रेंगने लगा। खिड़की से लाल रंग की चांदनी अंदर आ रही थी और डेस्क पर रखी उस भद्दी गुड़िया पर पड़ रही थी। अचानक लाल रोशनी में नहाई उस गुड़िया में हरकत हुई। उसकी सीली हुई उंगलियां हिलीं, उसके कपड़े के पैर मुड़े और फिर बिना किसी सहारे के वो गुड़िया धीरे धीरे डेस्क पर खड़ी हो गई। उसकी मुड़ी हुई आंखें और मुंह चांदनी में चमक रहे थे, जैसे वो कमरे में मौजूद लोगों को देख रही हो। कमरे में सन्नाटा था जिसे सिर्फ लाल चांदनी तोड़ रही थी। डेस्क पर रखी वो भद्दी कपड़े की गुड़िया अचानक हरकत में आई। उसकी बेजान सिली हुई आंखें घूमी और वो धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। उसने उस अंधेरे कोने की ओर देखा जहां लाल गांठों वाला आदमी और बाकी पंथ के सदस्य, जो अब क्लाइंट की कठपुतलियां थे, सिर झुकाए खड़े थे। वे ऐसे प्रार्थना कर रहे थे जैसे वे अपने भगवान के दैवीय आदेश यानी रेवलेशन का इंतजार कर रहे हों। 2-3 सेकंड बीते। गुड़िया पूरी तरह तनकर खड़ी हो गई। वो अपना बिना जीभ वाला मुंह खोलने ही वाली थी ताकि एक ऐसी आवाज निकाल सके जो इस दुनिया की नहीं थी, लेकिन तभी कुछ हुआ। उसकी हरकतें अचानक धीमी और भारी हो गईं, जैसे वो एक जंग लगा रोबोट हो। कठपुतलियों के बीच छिपे क्लाइन ने देख लिया था कि गुड़िया से एक अजीब सा स्पिरिचुअलिटी थ्रेड निकल रहा है। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को नियंत्रित करने की शक्ति का इस्तेमाल किया और उस पर हमला कर दिया। कमरे की बत्तियां बुझ गईं। गुड़िया, जिसे किसी अदृश्य शक्ति का सहारा था, अचानक बेजान होकर मेज पर गिर पड़ी। लेकिन क्लाइन को जीत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। हजारों मील दूर कहीं सड़क की टिमटिमाती रोशनी के बीच से आ रही उस शक्ति ने महसूस किया कि ये एक जाल है। गुड़िया में उतरने वाली वो ताकत 2 सेकंड से भी कम समय में क्लाइन की पकड़ से बाहर निकल गई। वूश! कमरे के अंदर एक बर्फीली हवा का बवंडर उठा। फर्श पर बिछा कालीन अचानक हवा में लहराया, जिससे उस पर रखी मेज और कुर्सियां उड़ गईं। कठपुतलियां यहां वहां लुढ़कने लगीं। केवल क्लाइन, जिसने पहले ही छलांग लगा दी थी, इस हमले से बच पाया, और उसका साथी एंजो, जो भाग्यशाली था, वो अपनी जगह पर सुरक्षित खड़ा रहा। हवा के झोंकों के बीच वो कालीन किसी सांप की तरह मुड़ा और उसने जमीन पर गिरे कुछ कल्टिस्ट को जकड़ लिया। उसने उनके मुंह और नाक को इतनी जोर से भींचा कि उनका दम घुटने लगा। डेस्क पर रखे पेन के ढक्कन अपने आप खुले और वे किसी तीर की तरह हवा में उड़े। शू शू करते हुए वे लाल गांठों वाले आदमी की गर्दन में जा धंसे। एक लकड़ी की कुर्सी हवा में फटी और उसके नुकीले टुकड़े छर्रों की तरह बाकी लोगों पर बरसे। वहां गैस लैंप का पाइप फट गया और उससे जहरीली गैस रिसने लगी। यहां तक कि सोफे पर पड़ा कपड़ा हवा में उठा। उसने खुद को एक रस्सी का रूप दिया और ट्रेन कंडक्टर का गला घोंटने लगा। फर्श की टाइलें उखड़कर हवा में तैरने लगीं। एक पल में कमरे की हर निर्जीव चीज जानलेवा हथियार बन गई थी। उनका सिर्फ एक मकसद था, कमरे में मौजूद हर जीवित प्राणी को मार डालना। क्लाइन ने बचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी शर्ट, पैंट, बेल्ट और कोट ने उसे जकड़ लिया था। उसके अपने कपड़ों ने उसे एक जगह पर लॉक कर दिया था। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और एक आवाज निकाली, पा। ये उंगली चटकाने की नकल थी। उसके कपड़ों से लाल लपटें निकली और पूरे शरीर को ढक लिया। आग ने उन बंधनों को जला दिया और क्लाइन आजाद हो गया। उसने फ्लेमिंग जंप करने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे सोफे पर पड़ा कपड़ा हवा में उठा, जैसे उसके नीचे कोई अदृश्य व्यक्ति खड़ा हो। क्लाइन ने उस दृश्य को देखा और उसका शरीर कांप उठा। वो हिल नहीं पाया। एक बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। वो आग जो क्लाइन ने जलाई थी बुझी नहीं। वो उसके कपड़ों और मांस को जलाती रही, लेकिन जलने के बाद वहां क्लाइन नहीं था। वहां एक काला जला हुआ कागज का पुतला था। इस पुतले के पीछे पंखों जैसे पैटर्न बने थे। इससे एक बहुत ही भयानक और अजीब आभा निकल रही थी। ये कोई साधारण पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट नहीं था। ये वो पुतला था जिसे क्लाइन ने आर्टिफिशियल डेथ यानी कृत्रिम मृत्यु की शक्ति से दूषित कर दिया था।
क्लाइन जानता था कि गुड़िया के जरिए आने वाला दुश्मन या तो जाल बिछाएगा या सीधा हमला करेगा, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने अपनी मैरिनेट को एक साधारण इंसान के स्तर पर रखा था ताकि दुश्मन उसे कमज़ोर समझकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करे, और दुश्मन ने वही गलती की। उस भगवान या संत ने क्लाइन के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन असल में उसने डेथ पेपर फिगरीन पर कब्जा कर लिया। जैसे ही उस आत्मा ने पुतले को छुआ, एक भयानक चीख गूंजी। पुतले से पीला, सफ़ेद और गहरा हरा रंग फूट पड़ा। ये मृत्यु की शक्ति थी जो उस आत्मा को जला रही थी। एक दर्दनाक कराह सुनाई दी। लाल चांदनी से नहाई खिड़की के पास हवा में एक पारदर्शी परछाई झिलमिलाती हुई दिखी और फिर वहां से भाग गई। उसी पल कमरे में चल रहा तूफान थम गया। जो चीज़ें जिंदा हो गई थीं वे वापस जमीन पर गिर पड़ीं। एन्जो, जिसके चारों ओर आग की लपटें घूम रही थीं, शांत खड़ा था। उसमें से क्लाइन यानी गर्मन स्पैरो बाहर निकला। क्लाइन ने खिड़की की ओर देखा। रेत पाथवे की शक्तियां और क्रिम्सन मून का इस्तेमाल, इसका मतलब दुश्मन रोज स्कूल ऑफ थॉट का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, शायद कोई सेंट यानी डेमीगॉड। लेकिन वो एंजल नहीं था, वरना मैं इतनी आसानी से नहीं बचता। क्लाइन को पता था कि दुश्मन भाग चुका है, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वो डाइनिंग रूम से बाहर निकला और बगल के एक्टिविटी रूम में गया। वहां कुछ और भक्त यानी बिलीवर्स मौजूद थे जो प्राइमोडियल मून यानी आदिम चंद्रमा की प्रार्थना कर रहे थे। ये लोग ट्रेन वालों से ज्यादा जानकार और औपचारिक सदस्य लग रहे थे। क्लाइन ने अपनी चाल धीमी और गरिमामय कर ली। वो कमरे में दाखिल हुआ। एक बिजारो सॉर्सरर होने के नाते उसने एक भ्रम जाल रचा। भक्तों ने जब सिर उठाकर देखा तो उन्हें गर्मन स्पैरो नहीं बल्कि एक दैवीय दूत दिखाई दिया, जिसके सिर के पीछे एक चमकीला चांद का प्रभामंडल चमक रहा था। वे भक्त तुरंत घुटनों पर गिर गए और श्रद्धा से झुक गए। क्लाइन ने अपनी भारी आवाज में सीधा सवाल पूछा, वो संत कौन थे जिनसे तुम पहले मिले थे? भक्तों को थोड़ी उलझन हुई, लेकिन ओरेकल के सामने झूठ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। एक ने कांपते हुए जवाब दिया, ओरेकल, वो शेमन किंग क्लार्मन थे। ये नाम सुनते ही क्लाइन का दिमाग सन रह गया। शेमन किंग क्लार्मन? ये नाम तो सुना हुआ है। अरे हाँ, ये तो बुक ऑफ सीक्रेट्स का लेखक है, लेकिन वो तो 1000 साल पहले जिंदा था। वो अभी तक जीवित कैसे है? क्या रोज स्कूल ऑफ थॉट के पास अमरता का कोई राज है, या वो कोई और है जिसने उसका नाम ले लिया है? दृश्य बदलता है बंदरगाह पर लंगर डाले एक सेल बोट के केबिन में। अंदर हल्की चांदनी आ रही थी। एक आईने से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। उसके बाल काले थे, जिनमें सफेद लटें थीं। उसने लाल पैटर्न वाला काला चोगा पहना था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। ये शेमन किंग क्लार्मन था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसके हाथों के रोम छिद्र बड़े हो गए थे और उनसे सफेद पंख निकल रहे थे, जिन पर पीला तेल लगा हुआ था। ये आर्टिफिशियल डेथ का असर था। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो रहा था। वो बिस्तर पर बैठा और उसने अजीब आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसका माथा धीरे धीरे बीच से फट गया। उसके फटे हुए माथे के अंदर मांस या हड्डी नहीं, बल्कि एक लाल पूर्णिमा चमक रही थी। उस लाल चांदनी ने उसके शरीर को ढक लिया। उसके शरीर पर उगे हुए सफेद पंख धीरे धीरे वापस अंदर चले गए, लेकिन तभी उसका पेट फूलने लगा, जैसे उसके अंदर बहुत सारा तरल भर गया हो। चट! उसका पेट और कपड़े फट गए। उसके पेट से मांस और खून का एक लोथड़ा बाहर निकला, जो सफेद पंखों से ढका हुआ था। वो लोथड़ा डेक पर गिरा, थोड़ी देर तड़पा और फिर सड़कर खत्म हो गया। क्लार्मन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना भ्रष्टाचार उस मांस के लोथड़े के रूप में बाहर निकाल दिया। उसकी लाल आंखों में उलझन थी। वो बड़बड़ाया, डेथ्स ब्लेस्ड, मृत्यु का दूत। लेकिन मृत्यु तो अब है ही नहीं। अगली सुबह चर्च ऑफ स्टॉर्म्स की पुलिस फोर्स, जिन्हें मैंडेटेड पनिशर्स कहा जाता है, उस होटल और इमारत पर छापा मारने पहुंची जहां उन्हें ट्रेन स्टाफ की रहस्यमयी मौत की खबर मिली थी। जब वे उस इमारत के पास पहुंचे जहां कल्टिस्ट छिपे थे, तो उन्हें एक भयानक नज़ारा दिखा। गायब हुए ट्रेन ड्राइवर, कंडक्टर और कुछ संदिग्ध यात्री, वे सब इमारत के बाहर एक कतार में फांसी पर लटके हुए थे। वे चुपचाप हवा में झूल रहे थे। ये एक उकसावे की कार्रवाई है, मैंडेटेड पनिशर के कप्तान ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन जब उन्होंने लाशों को नीचे उतारा और इमारत की तलाशी ली, तो उन्हें अंदर प्राइमोडियल मून की पूजा करते हुए कल्ट के बाकी सदस्य मिले, जो एक शैतानी रस्म कर रहे थे। कप्तान हैरान रह गया। गिरफ्तार करो सबको। कल्ट के सदस्यों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मैंडेटेड पनिशर्स ने कल्ट के सदस्यों को जल्दी ही दबा दिया। सब कुछ शांत होने के बाद कप्तान ने अपनी टीम से कहा,
इन बेवकूफ़ों को ये पता भी नहीं चला कि इनके दरवाजे पर इनकी ही साथियों की लाशें लटकी हुई हैं। एक समझदार सदस्य यानी रीडर पाथवे ने कहा, सर, ऐसा लगता है कि वे लाशें हमें यहाँ तक बुलाने के लिए गाइड के तौर पर छोड़ी गई हैं। कप्तान ने सिर हिलाया। वो समझ गया कि ये काम किसी साधारण इंसान का नहीं है। किस चर्च का डेमीगॉड यहाँ से गुजरा था, उसने सोचा। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये काम उस व्यक्ति का है जो खुद को द वर्ल्ड कहता है। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 969 ड्यूक। बैकलैंड का वेस्टबरो ओडोरा परिवार का विला हमेशा की तरह शांत और रहस्यमयी था। बाहर की दुनिया के लिए ये एक अमीर परिवार का घर था, लेकिन असल में ये बैकलैंड के सैंग्वाइन्स यानी वैम्पायर्स का एक गुप्त अड्डा था। एमलिन वाइट ने अपना टॉप हैट और कोट उतारा और उसे सेवक को सौंप दिया। उसे बुलाया गया था और एमलिन को लगा कि ये बुलावा उस महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट फिगर से मिलने के लिए है जिसके बारे में बैरन कॉस्मी ने बताया था। वो एक्टिविटी रूम में दाखिल हुआ। वहां पहले से ही कुछ और सैंग्वाइन सदस्य मौजूद थे। एमलिन ने कमरे का जायजा लिया और एक खाली जगह पर जाकर बैठ गया। उसके ठीक बगल में एक और सैंग्वाइन बैठा था। ये व्यक्ति देखने में काफी आकर्षक था। कटा हुआ चेहरा, भूरे बाल और सैंग्वाइन जाति की पहचान, लाल आंखें। लेकिन उसकी नाक थोड़ी अजीब थी। वो इतनी ऊंची थी कि लगभग विकृत लग रही थी। वो हाथ में एक कॉमिक बुक पकड़े हुए था और बड़े इत्मीनान से पन्ने पलट रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह न हो। ये विस्काउंट अर्न्स बोयार था, वही व्यक्ति जिसने एमलिन को जंगल वाले किले की जानकारी दी थी। एमलिन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो अगले कुछ दिनों में अर्न्स से मिलने की योजना बना ही रहा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें आज ही आमने सामने ला दिया था। एमलिन ने एक पल सोचा, अपनी नाराजगी को शिष्टाचार के पीछे छिपाया और गंभीर आवाज में कहा, योर लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, मैं जानना चाहता हूं कि आपको डेलेयर फॉरेस्ट के उस प्राचीन परित्यक्त किले के बारे में खुफिया जानकारी कहां से मिली थी। विस्काउंट अर्न्स बोयार ने अपनी कॉमिक से नजरें नहीं हटाईं। उसने बस अपनी लाल आंखों को तिरछा करके एमलिन को देखा और लापरवाही से पूछा, क्यों, क्या तुम्हारे क्लाइंट ने कहा कि वहां कोई एंशिएंट रेट्स नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एमलिन ने बचाव की मुद्रा में कहा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वहां रेट्स थे, लेकिन मैं बस स्रोत के बारे में उत्सुक हूं। वो मामला उतना सीधा नहीं था जितना आपने बताया था। अर्न्स ने अपनी कॉमिक बंद की। उसने एमलिन की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। ये कोई राज नहीं है। मुझे इसके बारे में लॉर्ड निब्स से पता चला था। सच कहूं तो मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मुझे तो ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि डेलेयर फॉरेस्ट में ऐसा कोई किला मौजूद है। लॉर्ड निब्स, ये नाम सुनते ही एमलिन का दिमाग सतर्क हो गया। लॉर्ड निब्स सैंग्वाइन जाति के एक बहुत बड़े और शक्तिशाली बुजुर्ग थे। तो ये एक और टेस्ट था, एमलिन ने सोचा। लेकिन क्या ये टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था? उस दरवाजे के पीछे की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे ठीक करने के लिए मिस्टर फूल की मदद लेनी पड़ी। अगर फॉर्ज मर जाती तो? एमलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अर्न्स को कुरेदने की कोशिश की। माय लॉर्ड, अगर आपको पता था तो आपने खुद उस किले की खोजबीन क्यों नहीं की? मुझे याद है कि आप एक पुरातत्वविद हैं, और इस प्रक्रिया में आपको एंशिएंट रेत के कीमती बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाते। अर्न्स के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। लॉर्ड निब्स ने मुझे बताया था कि वो जगह बहुत खतरनाक है। किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो अर्ल यानी सीक्वेंस 4 डेमीगॉड के स्तर पर ना हो। एमलिन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। अर्ल के स्तर पर? और मैंने 2 सीक्वेंस 6 और 7 के लोगों को वहां भेज दिया। उसने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया और दबी हुई आवाज में पूछा, तो फिर आपने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? अर्न्स जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक तरह का घमंड और एमलिन की मूर्खता पर दया थी। क्या यह जाहिर नहीं था, एमलिन? अर्न्स ने आगे झुककर समझाया, जैसे वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा हो। सोचो जरा, ऐसी जगह जहां बियॉन्डर क्रीचर्स मौजूद हैं और जिसके बारे में हम सैंग्वाइन्स को पता है, अगर वो जगह अभी भी अनछुई है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहां कोई खास कारण है जिसकी वजह से कोई वहां नहीं जाता। एमलिन सन्न रह गया। ये तर्क एकदम सही था। अर्न्स ने अपनी बात जारी रखी। सामान्य तर्क यही कहता है, अगर लोग वहां गए और वापस नहीं आए, या अगर वो जगह सदियों से वीरान पड़ी है, तो इसका मतलब है कि वहां से एंशिएंट रेट्स को निकालना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा काम है। खतरे की कीमत फायदे से ज्यादा है। उसने एमलिन की आंखों में देखा और कहा, मुझे लगा था कि तुम इस तर्क से समस्या को आसानी से समझ जाओगे, और तुम्हारे क्लाइंट के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर उन्होंने वहां जाने का फैसला किया तो उनके पास उस खतरे से निपटने का आत्मविश्वास होना चाहिए था। उस पल एमलिन को लगा कि विस्काउंट अर्न्स की बातों में कोई कमी नहीं निकाल सकता। उसे महसूस हुआ कि गलती उसकी और मिस मैजिशियन की थी। वो दोनों बहुत बेवकूफ थे जो बिना सोचे समझे खतरे में कूद पड़े।
लेकिन अगले ही पल एमलिन का शर्मिंदा होना गुस्से में बदल गया। उसने एक और बात महसूस की, चाहे मैं समझदार हूं या नहीं, एरन्स बोयार को मुझे खतरे के स्तर के बारे में साफ साफ बताना चाहिए था। ये जानकारी किसी भी मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। एमलिन की लाल आंखें सिकुड़ गईं। वो समझ गया एरन्स ने ये जानबूझकर किया था। वो एमलिन को फंसाना या उसे सबक सिखाना चाहता था। एमलिन ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपने पुराने घमंडी अंदाज में वापस आ गया। बेशक ये पता लगाना आसान था, लेकिन मैं उस खतरे के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूं जो उस किले में छिपा है। अर्न्स ने मेज से काली चाय का प्याला उठाया जो दिखने में खून जैसा गाढ़ा था। उसने एक घूंट भरा और लापरवाही से कहा, मुझे भी पक्का नहीं पता, लॉर्ड निब्समिस के बारे में कुछ नहीं बताया। एमलिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कुछ कड़वा बोलने ही वाला था, तभी बैरन कॉस्मी कमरे में दाखिल हुए। एमलिन, मीटिंग का समय हो गया है, कॉस्मी ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है। एमलिन ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, अपनी वेस्ट को ठीक किया और धीरे से खड़ा हो गया। कॉस्मी उसे विला के बेसमेंट की ओर ले गए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एमलिन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। बैरन कॉस्मी, मैं आखिर किससे मिल रहा हूं? मुझे उन्हें कैसे संबोधित करना चाहिए? कॉस्मी, जो हमेशा एक संयत जेंटलमैन की तरह रहता था, इस सवाल पर बहुत ही श्रद्धापूर्ण हो गया। उसकी आवाज में गहरा सम्मान था। ड्यूक ओल्मर। ड्यूक ओल्मर। ये नाम सुनते ही एमलिन की रीढ़ सीधी हो गई। उसने अनजाने में अपनी ड्रेसिंग चेक करने के लिए दीवार पर लगे लैंप के रिफ्लेक्शन में खुद को देखा। सैंग्विन सुवाज में ड्यूक का मतलब होता है एक सीक्वेंस टू एंजल। ड्यूक ओल्मर उन 3 ड्यूक्स में से एक थे जो पूरी सैंग्विन जाति के स्तंभ थे। वे एक प्राचीन शक्ति थे जो कैटैक्लिज्म यानी महाप्रलय से पहले भी मौजूद थे। उनकी उपाधि थी राउंड मून और उनकी उम्र 3000 साल से भी ज्यादा थी। उन्होंने खुद एंसेस्टर लिलिथ के नक्शे कदमों पर चलकर दुनिया देखी थी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये सैंग्विन इतिहास और गौरव के साथ एक साक्षात्कार था। कई गुप्त दरवाजों को पार करने के बाद एमलिन और कॉस्मी एक अजीबोगरीब हॉल में पहुंचे। ये हॉल पत्थर या ईंटों का नहीं, बल्कि धातु यानी मेटल ग्रे का बना था। लेकिन अंदर का नज़ारा किसी भी शहर से अलग था। जमीन और दीवारें हरी घास, फूलों और अनाज की बालियों से ढकी हुई थीं। कीड़े मकोड़े पौधों के बीच रेंग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जंगल में आ गए हों। वहां जीवन अपनी पूरी ताकत के साथ फल फूल रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर एमलिन को सिहरन महसूस हुई। ये सामान्य प्रकृति नहीं थी। घास के तिनकों में मुंह जैसी दरारें थीं जिनसे रेशे निकल रहे थे और कीड़ों को पकड़ रहे थे। फूल अपनी पत्तियों को हाथों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अनाज की बालियों से कभी कभी रोने की आवाजें आ रही थीं। कीड़े बहुत अजीब थे, कुछ के सिर सांप जैसे थे तो कुछ के पक्षियों जैसे। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच, जहां ये अजीबोगरीब हरियाली सबसे घनी थी, वहां पर एक कब्र बनी हुई थी। कॉस्मी उस कब्र की ओर मुड़ा और बहुत झुककर अभिवादन किया। योर ग्रेस, एमलिन उपस्थित है। गुड आफ्टरनून योर ग्रेस, एमलिन ने भी झुककर कहा। उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। वो थोड़ा घबराया हुआ था। कब्र के अंदर से एक मधुर और भारी आवाज आई। उस आवाज में उम्र का कोई पता नहीं चलता था। एक बहुत ही होनहार युवा सैंग्विन। आवाज में हल्की हंसी थी। कॉस्मी, तुम अब जा सकते हो। जी योर ग्रेस। कॉस्मी पीछे हट गया और हॉल से बाहर चला गया। एमलिन वहां अकेला खड़ा था, उस प्राचीन और जीवित कब्र के सामने। आवाज ने फिर कहा, सुबह मुझे निब्स ने बताया कि तुम्हें आर्टिफिशियल वैम्पायर सीक्वेंस 5 की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिल गई है जो विस्काउंट पद के लिए है। जी, लेकिन वो दूषित है और उसे शुद्धि की जरूरत है। एमलिन ने सच्चाई बताई। उसने ये नहीं बताया कि उसमें मेंटल करप्शन है, क्योंकि सैंग्विन्स के लिए ये एक छोटी समस्या थी। ड्यूक ओल्मर ने संक्षेप में कहा, बहुत अच्छे, मैं खुद उस विशेषता को शुद्ध कर दूंगा। एमलिन को विश्वास नहीं हुआ, एक ड्यूक खुद उसकी मदद करेगा। ओल्मर ने आगे कहा, हालांकि हम सैंग्विन्स लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन हम भी बूढ़े होते हैं और मरते हैं। किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए युवाओं को तैयार करना बहुत जरूरी है। तुमने हाल ही में जो टैलेंट और क्षमता दिखाई है, उसने तुम्हें हमारी नज़र में महत्वपूर्ण बना दिया है। इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आया हूं ताकि तुम्हें कुछ टेस्ट दे सकूं और तुम्हारी तरक्की तेज कर सकूं। अद्भुत टैलेंट, शानदार क्षमताएं। एमलिन ने मन ही मन इन तारीफों का आनंद लिया। उसने थोड़ी थोड़ी और ऊपर उठाई। फिर उसने सोचा, जैसा कि मिस्टर हैंगडमैन ने कहा था, टेस्ट, मिशन और इंटरव्यू सब कुछ वैसा ही हो रहा है। एमलिन ने श्रद्धा के साथ जवाब दिया, मैं हमेशा तैयार हूं। बहुत बढ़िया। कब्र से आवाज आई,
तुम्हारा अगला मिशन है बैकलैंड में छिपे हुए रोज स्कूल ऑफ थॉट के प्रमुख नेताओं को ढूंढना। इसके लिए हमारे पास बहुत कम सुराग हैं, इसलिए तुम्हें खुद जांच करनी होगी। रोज स्कूल ऑफ थॉट। एमिलिन को टैरो क्लब के जरिए इस संगठन के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। ओल्मर ने आगे कहा, रोज स्कूल ऑफ थॉट ने न केवल प्राइमोर्डियल मून के भक्तों को अपने में मिला लिया है, बल्कि उनके पास हमारा एक पवित्र आर्टिफैक्ट भी है। वो हमारी एंसेस्टर लिलिथ द्वारा छोड़ी गई एक चीज है, हमें उसे वापस पाना है। एमिलिन ने तुरंत हामी भरी, योर ग्रेस, मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। ओल्मर की आवाज नरम हो गई, बहुत अच्छे। जाने से पहले कॉस्मी से कुछ खुफिया जानकारी ले लेना। एमिलिन जाने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को नहीं रोका। योर ग्रेस, क्या आप डिलेयर फॉरेस्ट के उस परित्यक्त किले के बारे में जानते हैं? कब्र के अंदर से गंभीर स्वर आया, तुम वहां जाना चाहते हो? वो बहुत खतरनाक है। एमिलिन ने सीधा पूछा, किस तरह का खतरा? ओल्मर हंसे, लेकिन उस हंसी में चेतावनी थी। वो प्राचीन किला शायद मुझसे भी पुराना है, शायद उस जंगल से भी पुराना। मुझे नहीं पता उसे किसने बनाया। मैं बस इतना जानता हूं कि जमीन के नीचे कुछ सील किया गया है और वहां एक बहुत बड़ा राज छिपा है। जो भी प्राणी उसके करीब जाता है वो अंदर की शक्ति से करप्ट यानी भ्रष्ट होने के खतरे में पड़ जाता है। हमें लगा था कि उसका संबंध एबिस से है, लेकिन एक बार एक डेविल, जो खुद पाताल का प्राणी है, उसे उस किले में फेंक दिया गया था। वो भी वहां की शक्ति से भ्रष्ट हो गया और पागल हो गया। एमिलिन के रोंगटे खड़े हो गए। अगर डेविल वहां पागल हो गया तो वो क्या चीज है? उसने मन ही मन सोचा, अगर कितना खतरनाक है तो आप लोगों ने सील खोलकर देखने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की। ओल्मर ने बातचीत खत्म कर दी और एमिलिन को जाने का इशारा किया। शाम हो चुकी थी। बैकलैंड का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी। एमिलिन वाइट ने अपना हैट पहना हुआ था और एक दुकान के छज्जे के नीचे चल रहा था। उसकी लाल आंखें सामने वाली सड़क पर टिकी हुई थीं। वहां कुछ दूरी पर विस्काउंट अर्नेस्ट बोयार एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में घूम रहा था। एमिलिन अभी भी इस बात से खफा था कि अर्नेस्ट ने उसे अधूरी और खतरनाक जानकारी दी थी। ओडोरा विला से निकलने के बाद वो अनजाने में ही अर्नेस्ट का पीछा करने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद एमिलिन रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं उससे कैसे निपटूं? मुझे उसे सबक सिखाना है, लेकिन कितना कठोर सबक? एमिलिन, जो एक दवा बनाने वाला और गुड़िया प्रेमी था, उसके पास बदला लेने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो बारिश में खड़ा सोचता रहा, अपनी आहत गरिमा और बदले की भावना के बीच। ये रहा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 970, टैलेंट एट सॉलिसिटिंग डोनेशंस। शाम की बारिश ने बैकलैंड की सड़कों को धो दिया था। एमिलिन वाइट एक छज्जे के नीचे खड़ा था। उसकी लाल आंखें बारिश की बूंदों के पार देख रही थीं। वो विस्काउंट अर्न्स बोयार का पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो ऊब चुका था। मुझे अर्न्स को सबक सिखाना है, एमिलिन ने मन ही मन सोचा। उसने मुझे जो जानकारी दी थी वो जानलेवा हो सकती थी। भले ही उसने किसी के आदेश पर ऐसा किया हो, लेकिन ये घृणित है। एमिलिन का मन कर रहा था कि वो अर्न्स को ऐसा सबक सिखाए जिसे वो कभी ना भूले, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि वो लॉर्ड निब्स से बदला लेगा, लेकिन वो अभी बहुत कमजोर है। जब मैं मार्किस या ड्यूक बन जाऊंगा तब मैं उसे उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। फिलहाल अर्न से निपटने के लिए उसे सलाह चाहिए थी। किससे बात करूं? उसका पहला विचार द हैंग्ड मैन एल्जर का आया। वो बहुत अनुभवी और भरोसेमंद था, लेकिन एमिलिन ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। ये सैंग्विन का अंदरूनी मामला है। अगर मैं किसी बाहरी व्यक्ति से मदद मांगूं तो सैंग्विन की इज्जत मिट जाएगी। फिर उसने द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो के बारे में सोचा। नहीं, वो तो सीधा कहेगा उसे मार डालो। इतनी अति करने की जरूरत नहीं है। एमिलिन ने असली दुनिया के दोस्तों के बारे में सोचा और तब उसे एक कड़वा सच महसूस हुआ। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। उसके माता पिता को छोड़कर वो सिर्फ 2-3 लोगों को जानता था। फादर उत्रावस्की, हार्वेस्ट चर्च का वो विशाल पादरी जिसने उसे कैद कर रखा था सुधारने के लिए। शर्लॉक मोरियार्टी, क्लेन, वो जासूस जो अब शहर में नहीं था। उफ, मुझे कल फादर उत्रावस्की से ही बात करनी पड़ेगी। एमिलिन ने हार मान ली, लेकिन मुझे उनसे सीधे तौर पर नहीं पूछना चाहिए। उसने किराए की गाड़ी ली और वहां से निकल गया। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर लकीरें बना रही थीं, जैसे उसकी धुंधली योजनाओं को दर्शा रही हूं। बैकलैंड के पॉश इलाके में ऑड्री हॉल अपनी आलीशान बग्घी में घर लौट रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन बग्घी के अंदर का माहौल गर्म और आरामदायक था। ऑड्री अपनी मेड एन्नी की नजरों से बचकर अपने गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते सूजी से मूक संवाद कर रही थी। ऑड्री की आंखें कह रही थीं, हम घर पहुंचने वाले हैं, मैं थोड़ी नर्वस हूं। सूजी ने अपनी पूंछ हिलाई और अपने सोने के रिम वाले चश्मे को ठीक किया। उसके हाव भाव और बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड के रंगों ने कहा, चिंता मत करो,
वो मैम एस्केलेंटे, जो खुद को बड़ा साइकेट्रिस्ट समझती है, असल में सिर्फ एक टेलीपैथिस्ट सीक्वेंस 8 है। वो तुम्हारे झूठ नहीं पकड़ पाएगी। तुम मुझसे और उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। ऑड्री ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब वो सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट बन चुकी थी। आज उसे अपनी वरिष्ठ सदस्य मैम एस्केलेंटे से मिलना था। ऑड्री अपनी स्टडी में एस्केलेंटे से मिली। एस्केलेंटे एक बेबी फेस वाली महिला थी जिसके बाल कमर तक लंबे थे। ऑड्री ने बहुत ही सलीके से माफ़ी मांगी। माफ़ कीजिएगा, मैं चैरिटी फाउंडेशन के काम में इतनी व्यस्त थी कि आपसे मिल नहीं पाई। ये एक चाल थी। ऑड्री ने जानबूझकर मीटिंग को 1 महीने टाला था ताकि उसका इतनी जल्दी एडवांस होना स्वाभाविक लगे। एस्केलेंटे ने तारीफ की। मैंने सुना है आप गरीब बच्चों की मदद कर रही हैं। आपके गुण हीरो से भी ज़्यादा चमकते हैं। ऑड्री ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने एस्केलेंटे को लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के बारे में विस्तार से बताया और उसे स्कूलों का दौरा करने का निमंत्रण दिया। मैं चाहती हूं कि आप भी देखें कि दुनिया के बच्चे किस हाल में हैं, और मैं चाहती हूं कि आप साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के बाकी सदस्यों को भी दान देने के लिए प्रेरित करें। एस्केलेंटे हैरान रह गई। उसे लगा कि ऑड्री उसे दान देने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, मैं दान दूंगी, एस्केलेंटे ने असहज होकर कहा। ऑड्री ने सिर हिलाया। नहीं, मैं दबाव नहीं डाल रही, ये दिल से होना चाहिए। एस्केलेंटे मन ही मन हंसी। ये लड़की कितनी भोली है। ये एक गुप्त संगठन से चंदा मांग रही है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई ऑरोरा ऑर्डर के पागल हत्यारों से अनाथालय के लिए पैसे मांगे। लेकिन ऑड्री का असली मकसद चंदा मांगना नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। बातचीत का रुख बदलते हुए ऑड्री ने अपनी सबसे बड़ी खबर सुनाई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मैम एस्केलेंटे, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं हिप्नोटिस्ट बन चुकी हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एस्केलेंटे को लगा कि कहीं वो खुद तो सम्मोहित नहीं हो गई है। इतनी जल्दी? अभी तो उसे फॉर्मूला मिला था। उसने ऑड्री को गौर से देखा। ऑड्री की आंखों में आत्मविश्वास था। लगता है आपको कोई असाधारण अवसर मिला है, एस्केलेंटे ने संदेह और अचरज से पूछा। हाँ, अवसरों का लाभ उठाने का साहस होना चाहिए, ऑड्री ने सच्चाई बोली, बिना ये बताए कि वो अवसर टैरो क्लब था। एस्केलेंटे गंभीर हो गई। तो अब आप सीक्वेंस 5 का फॉर्मूला चाहती हैं? जी हाँ, मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? ऑड्री ने सीधा सवाल किया। एस्केलेंटे ने कहा, यह फैसला मैं नहीं ले सकती, मुझे रिपोर्ट करनी होगी। मैं आपको हिल्बर्ट एलुकार्ड और स्टीफन हैम्प्रिस से भी मांगूंगी। ऑड्री ने मन ही मन विश्लेषण किया। हिल्बर्ट और स्टीफन, ये दोनों मध्यम स्तर के सदस्य हैं। इसका मतलब है कि एस्केलेंटे इनसे नीचे हैं। लेकिन एक सीक्वेंस 6 बियॉन्डर जो एडवांस होना चाहता है, उसे संगठन के उच्च अधिकारियों से मिलना चाहिए। मुझे किसी काउंसलर से मिलना चाहिए, ना कि इन बिचौलियों से। ऑड्री ने थोड़ी नाराजगी दिखाई ताकि एस्केलेंटे को लगे कि वो अपनी अहमियत जानती है। एस्केलेंटे ने जल्दी से सफाई दी। काउंसलर से मिलने से पहले ये लोग आपकी स्थिति की पुष्टि करेंगे। असल में आपके लेवल पर आपको एक टीम लीडर होना चाहिए, लेकिन आपकी पहचान एक अर्ल की बेटी की वजह से हम आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऑड्री मान गई। उसने जाते जाते एक और सवाल पूछा, वैसे सीक्वेंस 5 के पोषण का नाम क्या है? एस्केलेंटे ने राहत की सांस ली कि माहौल ठीक हो गया। मैंने सुना है इसे ड्रीम वॉकर कहते हैं। ड्रीम वॉकर। ऑड्री ने इस नाम पर विचार किया। सपनों में चलने वाला, या शायद अवचेतन मन में चलने वाला। रात का समय था। बर्जर्क सी में एक स्टीम सेलबोट हाइब्रिड जहाज हिचकोरे खा रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवाएं चीख रही थीं। क्लेन मोरेटी ड्वेन डांटेस के रूप में अपने फर्स्ट क्लास केबिन में सो रहा था। अचानक जहाज के हिलने से उसकी आंख खुल गई। उसे बाहर कुछ अजीब महसूस हुआ। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। बारिश की बौछारों के बीच उसने एक डरावना और भव्य नज़ारा देखा। अंधेरे समुद्र में 3 विशाल काले जहाज चुपचाप गुजर रहे थे। ये कोई आम जहाज नहीं थे। इनके मस्तूल लगभग 100 मीटर ऊंचे थे और उन पर 3 काली पालें लगी थीं। जहाज के डेक पर एक बहुत बड़ी और पुरानी पत्थर की कुर्सी रखी थी, जो लगभग 2-3 मीटर ऊंची थी। कुर्सी की पीठ क्लेन की तरफ थी, इसलिए वो देख नहीं पाया कि उस पर कोई बैठा है या नहीं। लेकिन क्लेन को पता था कि ये क्या है। ये ब्लैक एम्परर जहाज था। ये किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट का प्रतीक था। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू राजा उसके ठीक बगल से गुजर रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।